जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में। तो ये सॉल्यूशन आपका बहुत शानदार तरीके से रहने वाला है, तो आप सभी इसे पूरा कंप्लीट देखें और जहां आप सभी कमी करते हैं उन पॉइंटों पर विचार करें, जिससे आने वाले किसी मॉक टेस्ट में आपसे वो गलती ना हो। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आइए स्वागत है आप सभी का आपके बेटा मॉक टेस्ट संख्या 108। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं अपने मॉक टेस्ट को। तो देखिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है पहला पैराग्राफ ही आ गया। तो बेटा पैराग्राफ को करने से पहले प्रश्नों को पढ़ लेना आवश्यक है। निम्न में से कौन सा कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों में भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता। दूसरा, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है। और निम्न में कौन सा विद्वान भारोपी भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आई ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग व्यक्त नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय ये परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से ही चली आती है। इस चिंतन में दो पक्ष उभर कर आते हैं, लिंग प्रकृति है अथवा सुविधानुसार है, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित, तब से लेकर चली आती है। इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के वह आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया और अर्नोल्ड और लांसलाट ने इसे इसी रूप में लिया। हाइडर 1772, एंडलंग 1783, हम्बोल्ट 1827 और ग्रिम 1890 आदि में कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण मानता है का कारण बताया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रिम के सिद्धांत को माना गया है। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा है कि व्याकरणिक लिंग पहले से ही वहाँ था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया। ब्रुगमैन का कहना है कि भारोपी भाषाओं में आ और ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग व्यक्त नहीं है। तो देखिए एक प्रश्न हमारे यहाँ से हमें मिल गया। तो कौन कहता है बेटा? ब्रुगमैन कहते हैं कि आ और ई स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 कहाँ गया हमारा? 3 था ना हमारा। ब्रुगमैन हमसे क्या कहते हैं? ब्रुगमैन कहते हैं कि ये हमारा नहीं था। तो बेटा ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 1 का तो बेटा यहाँ से मिल गया। देखिए एक देखिए बेटा प्यारे बच्चों, एक हमें देखो यहाँ से मिल गया ये। तो कौन कहते हैं बेटा? हमारे ब्रुगमैन कहते हैं। कौन कहते हैं बेटा? ब्रुगमैन हमारे यहाँ से कहते हैं। एक प्रश्न तो बेटा हमें यहाँ से मिल गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पैराग्राफ आ गया हमारा, पैराग्राफ ही आ गया। तो बेटा एक प्रश्न हमें यहाँ से मिल गया है। तो ब्रुगमैन प्रत्यय नहीं है, ये बता दिया। ब्रुगमैन के सिद्धांत को रोथ में अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया। यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए उनमें सबसे ऊपर अर्थ रखा गया है। लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा है तो समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचनाओं में रखे गए हैं। इस पर ऐसा नहीं है। तो बेटे देखिए यहाँ पे हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन कल्पना एवं मानवीकरण की प्रवृत्तियों की भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है अर्नोल्ड जी। देखो हमसे क्या कहते हैं? अर्नोल्ड जी देखो हम यहाँ कह रहे हैं। अर्नोल्ड देखो कहाँ है? ब्रुगमैन हो गए हमारे। इसमें तो कहा है अर्नोल्ड ने कहा, मुझे ध्यान है। देखिए पुराने भारतीय प्रदेश पाणिनि ग्रीक अरस्तु चली आ रही चिंतन में उभर पक्षलिंग प्रकृति का सुविधा होते हैं संगीत के आधार पर। तो इस पर आगे प्रयोग अर्नोल्ड देखिए आ गया। आगे मेरे अर्नोल्ड और लांसलाट इसे रूप में लिया बिना कारण के आदतन। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर रहा वो क्या रहा बेटा? अर्नोल्ड का हमारा रहेगा बेटा। तुम्हारा सही उत्तर हमारे यहाँ पे क्या रहा बेटा? अर्नोल्ड हमारे यहाँ पे रहेगा। तो बी यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा? डी हो गया हमारा इसका। अब आगे बढ़ते हैं, हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? तो भारतीय भाषाओं में जो लिंग चिंतन की, तो देखिए वहाँ से दे रखा है सीधा सीधा कौन? महर्षि पाणिनि। अपने बताया गया है कि वहाँ पे क्या जो हमारे संस्कृत के जो लिंग माने गए हैं वो किसके? अर्थ के आधार पर, और अर्थ हमारे ऐसी मुझे अंतिम लाइन में दिया हुआ था। अब हमसे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे
हमसे कहा गया है निम्न में से कौन सा विद्वान, ये तुम्हारा हो गया 4 नंबर। निम्नलिखित विकल्प में उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करने का तात्पर्य होता है, तो देखिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर सबकी मदद करना, निरर्थक साबित होना, सबको साथ लेके चलना, नहीं यहाँ होगा स्वार्थ सिद्ध करना। क्या होगा बेटा हमारा, स्वार्थ सिद्ध करना। क्या हो जाएगा, स्वार्थ सिद्ध करना। चौथा आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर, किस मुहावरे को, निम्न मुहावरे को पूर्ण कीजिए। हाथ की, क्या होगा बेटा, काठमांडू नहीं कठपुतली होना, यानी किसी के इशारों पर नाचना, तो बेटा क्या होगा, कठपुतली होना। क्या होगा बेटा, कठपुतली होना। तो सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही आंसर यहाँ पे बेटा हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है, आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है, उसका सौंदर्य कभी कम नहीं होगा, गाय का ताकतवर दूध होता है। तो देखिए बेटा हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे सही आंसर बेटा राष्ट्र आभारी है बेटा भगत सिंह। यहाँ पे तो राष्ट्र आभारी, यहाँ पे ये थोड़ा सा हमें गलत प्रतीत होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें गलत प्रतीत ये हो रहा है। आभारी, आभारी क्या कोई बेटा, वो तो आभारी का वो तो हमारे कर्तव्य हमारा कि बहुत बड़े व्यक्ति थे, तो इसमें आभार की क्या बात है, कोई बाहर का तो व्यक्ति है नहीं, आभार तो एक बाहर के व्यक्ति से दिया जाता है। आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है, शायद सो भी रहा है और शायद गलत है। गाय का दूध ताकतवर होते हैं, अब ये गलत है। तो केवल एक ही हमें उत्तर मिल रहा है बेटा हमारा, क्या ये होगा हमारा, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, उसका सौंदर्य कभी भी बेटा कम ना होगा। तो आंसर यहाँ सी हो जाएगा। उसके बाद रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक, तो देखिए इसे तो याद कर लो सीधा सीधा, रुद्र संप्रदाय के जो हमारे प्रवर्तक थे, रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो बेटा हमारे बेटा विष्णु स्वामी है, विष्णु स्वामी हमारे रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसके बाद मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं में कौन सा विशेषण है। 10वीं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यानी कि क्रमवाचक। और क्रमवाचक क्या है बेटा, क्रमवाचक हमारा हो जाएगा बेटा, यह आ जाएगा किसका हमारा, ये हमारा संख्यावाचक का एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये, संख्यावाचक का मेरा बेटा ये एग्जाम्पल है, संख्यावाचक हमारा हो जाएगा। इसके बाद देखिए स का उच्चारण स्थान क्या है, स का जो उच्चारण स्थान होता है वो हमारा होता है बेटा क्या, तालु। स का उच्चारण स्थान क्या होता है बेटा, ये तालु हमारा होता है, तालव्य से आता है स। ध्यान रखना यस, यस जो शब्द है वो क्या होता है बेटा, तालव्य हमारा होता है। दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों से वाक्य पूर्ण करिए। वैद्य जी खाली जगह देखकर इलाज करते हैं, क्या देखकर इलाज करते हैं बेटा, नाड़ी। नाड़ी यानी जो नब्जाब जिसे कहते हैं वो क्या होता है बेटा, नाड़ी देखकर क्या करते हैं वैद्य जी, इलाज करते हैं। क्या बेटा यहाँ पर, नाड़ी। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो देखिए सरस्वती के पर्याय से जो हम वाक्य पूर्ण करेंगे तो बेटा क्या होगा, वो शारदा। किसे कहा जाता है बेटा, शारदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, शारदा। किसे, सरस्वती जी को क्या कहा जाता है बेटा, शारदा। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। कितना सरल है, बहुत सरल पेपर बेटा कि आप, लेकिन फिर भी इन क्वेश्चनों में आप गलती करते हैं तो समझ लीजिए आप काम नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए आप लोगों के। मैं उम्मीद करता हूं आपसे, अज्ञेयकृत कितनी नाव में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो बेटा अज्ञे जी को सन 1978 में तो क्या मिला था, इस पर कितनी नाव में कितनी बार पर बेटा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया था बेटा, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था बेटा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है, आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है। तो बेटा जो आदिकाल है उसको किस नाम जानते हैं हम, वीर गाथा काल। आदिकाल जो कहा था इसको वो कहा था बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। वीर गाथा काल जो कहा था वो कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको कहा था। क्या बेटा, वीर गाथा काल। क्या कहते हैं इसे, वीर गाथा काल। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ। जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो हमारा हुआ था बेटा 1975 में। कब हुआ था बेटा, 1975 में हुआ था पहला जो हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था बेटा 1975 ईस्वी में। ऊपर की ओर जाने वाला उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो बेटा ऊपर की ओर जाएगा, जो कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर की ओर जाएगा, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे प्यारे बच्चों बोलते हैं हम ऊर्ध्वगामी। उसे क्या कहते हैं हम प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वगामी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं,
उससे हम प्यारे बच्चों ऊर्ध्वगामी की संज्ञा हम देते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे। जो अपनी जगह से न डिगे हिले एक जगह रहे तो क्या होता है बेटा, हम उसे कहते हैं सर अडिग। उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम अडिग की संज्ञा देते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जिसे पार करना कठिन हो, यानी जिसको हम बेटा पार नहीं कर सकते, जिससे हम पार नहीं कर सकते उसको हम क्या कहेंगे, तो देखिए इससे हम कहते हैं बेटा दुस्तर। कहते हैं दुस्तर, जब नाव क्या पार नहीं कर पाती तो बेटा दुस्तर। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ, तो बेटा छठवां जो हुआ था वो लंदन में हुआ था, और लंदन का मतलब क्या है बेटा, ग्रेट ब्रिटेन। आंसर है हमारे पास यहाँ पर क्या बेटा, ग्रेट ब्रिटेन। तो बेटा लंदन में हुआ था यानी ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, तो बेटा ध्यान रखना यहाँ पर ब्रिटेन यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो बेटा यहाँ पे जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची शामिल नहीं है वो कौन सी, छत्तीसगढ़ी। ये एक बोली है हमारी हिंदी की, ये हिंदी की हमारी एक बोली है, छत्तीसगढ़ी शामिल नहीं है। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, तो देखिए पहला जो मिला था वो मिला था बेटा सुमित्रानंद पंत जी को चिदम्बरा पर 1968 ईस्वी में। दूसरा मिला था बेटा हमारे 1972, वो थे रामधारी सिंह दिनकर। और तीसरा जो मिला था कितनी नाव में कितनी बार, अज्ञे जी को 1978 में। और चौथा जो मिला बेटा महादेव वर्मा 1982, रचना यामा। तो बेटा ये 4 का तो क्रम आपको ध्यान रखना है। तो कौन है बेटा दूसरे, 1972 में जो उन्हें मिला तो वो थे हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद आते हैं हम निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, विकल्पों में से कीजिए का चयन विकल्पों में से कीजिए। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, देखिए प्रमाण द्वारा जो सिद्ध हो जाए वो प्रमेय, और जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो वो अप्रमेय। क्या होता है, वो अप्रमेय होता है। क्या कहलाता है बेटा, वो अप्रमेय हमारा कहलाता है। क्लियर बात बेटा सबकी यहाँ तक। तो अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22 हमारा हो गया। 23 निम्नलिखित में से विकल्प में सर्वनाम शब्द में ये त्रुटि है। तुम तो बहुत व्यस्त हो, उसने अपने माली को काम से निकाल दिया, हमारे से ही हो गया। बेटा हमारे से कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है हमसे। क्या होता है प्यारे बच्चों, हमसे होगा। क्या होगा, हमसे। हमारे से कोई शब्द नहीं होता है जिसमें शक्ति ना हो। जिसमें बेटा शक्ति नहीं है हम उसे क्या कहेंगे, अशक्त। जिसमें शक्ति नहीं है प्यारे बच्चों हम उसे कहेंगे अशक्त। क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे अशक्त। जिसमें शक्ति नहीं है दैट इज अशक्त। इनमें से कौन सा शब्द अंक का अर्थ नहीं है। देखिए अंक माने संख्या होती है, अंक माने गोद होता है, अंक माने चिन्ह भी होता है। तो बेटा अंक माने क्या नहीं होता, अंक माने बेटा भेद हमारा नहीं होता। अंक माने भेद नहीं होगा सर। कितना अच्छा। बस निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प हो जो किसी स्थिति में टाला न जा सके। तो बेटा जो न टाला जा सकेगा वो तो अनिवार्य ही होगा, अनिवार्य होगा। वह कविता गायन करती है, वाक्य में क्रिया काल करती है, ता है, ती है, ते है, ताती ते आ गया। सामान्य वर्तमान काल, कौन सा, सामान्य वर्तमान काल। निम्न वाक्यांश के लिए सही एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो कल्पना से परे हो। तो क्या होगा, चौथा होगा ऐसा बेटा कल्पनातीत। क्या होगा बेटा, कल्पनातीत। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका, कल्पनातीत। कल्पनातीत हमारा हो जाएगा। बाहें खिल जाना, अब बाहें खिल गई तो क्या हो गए बेटा, आप प्रसन्न हो गए। क्या हो गए, आप प्रसन्न हो गए। बाहें खिल गई, आप क्या हो गए प्यारे बच्चों, आप प्रसन्न हो गए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है। तो देखिए गुणवाचक विशेषण गलत है। तो देखिए यहाँ पर तुम दोनों यहाँ कैसे आए, मेरे या मेरा कुत्ता है, इस वन की 3। देखिए इसी यहाँ क्या नई इमारत आएगा, नया नहीं आएगा। क्या आएगा बेटा, नई इमारत है। क्या बेटा, नई इमारत। क्या आएगा, नई इमारत है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित होगी। इस वाक्य में जनता शब्द क्या है, तो बेटा यहाँ जनता शब्द वो कैसा है, एक वचन है। जनता कैसा है, यहाँ पे एक वचन शब्द है। यहाँ बेटा नित्य एक वचन नहीं लगाएंगे क्योंकि नित्य जो हमारे पास है नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये आंसर मेरा नहीं होगा।
ये आंसर बेटा मेरा नहीं होगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, यहाँ लगाएंगे केवल एक वचन, क्योंकि अगर होता नित्य एक वचन तो हमारा नित्य एक वचन हो जाता। अब ये मैं सोचना कि सर नित्य एक वचन नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, तो हम तो इसे मानेंगे। आप अपने मन की नहीं करेंगे, एक वचन ही होगा यहाँ पर। दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देख पहले तीसरे में कितनी कितनी 13, दूसरे चौथे में 11। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, दोहा हो गया। दोहा के में क्या हो गया, विषम छंद, विषम हो गया पहला तीसरा, तो क्या हो गया विषम छंदों कितनी हो गई बेटा यहाँ पर हमारी 13 मात्राएं हो गई। विषम छंद हो गया तो कितनी होगी बेटा 13 मात्राएं हो गई। पहले तीसरे में 13, दूसरे चौथे में 11। और हमसे देखिए क्या पूछ रहा है कि सर विषम चरणों में। हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को संबोधित करती हूँ। बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस वाक्य में, हे मेरे प्यारे देश, ओहो मेरे प्यारे देशवासियों। तो यहाँ पे क्या कर दिया सर, ये तो संबोधित कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया। प्रत्यय शब्द में कौन सी संधि है? देखिए ये प्रत्यय प्लस अय, प्रत्यय प्लस अय, तो बेटा यहाँ पे कौन सी हमारी प्रत्यय प्लस अय, तो बेटा कौन सी संधि हो जाएगी हमारी यहाँ पर? तो इसे थोड़ा सही कर लीजिए, क्या हो जाएगा यण। कौन सी बेटा यण। तो हमारी कौन सी संधि हो जाएगी बेटा हमारी प्रत्यय में, सॉरी ये प्रत्यय प्लस अच्छ, क्या होगा प्रत्यय प्लस अच्छ, क्या होगा बेटा यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, प्रत्यय प्लस अच्छ बराबर क्या हो गया बेटा प्रत्यक्ष। तो संधि कौन सी होगी प्यारे बच्चों, यहाँ पर संधि हमारी यहाँ पर होगी प्यारे बच्चों क्या, यण संधि हमारी हो गई। कौन सी होगी बेटा, यण संधि हमारी इस जगह हो जाएगी, वही यण संधि। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? अर्धविराम, विवरण, योजक, फुल स्टॉप चिन्ह। तो बेटा देखिए ये सब अलग अलग है हमारे, तो बस एक ही मिल रहा है, फुल स्टॉप बोलते हैं हम इसे, दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं हम इसे, फुल स्टॉप। यानी कि जो लगा देते हो आप क्या, ये बिंदी, फुल स्टॉप। क्या बेटा फुल स्टॉप क्या है, जो आप ये बिंदी लगा देते हो क्या है बेटा, फुल स्टॉप। क्लियर बात बेटा यहाँ तक? तो प्यारे बच्चों हमारे एक और आ गया, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में? बेटा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की जो हमारी भाषा है उससे संबंधित जो निर्देश हैं वो किस में है कि हमारे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की जब तक विधि द्वारा स्थापित न की जाए सारे कार्य हमारे अंग्रेजी में होंगे, ये कहा गया है। तो किस में कहा गया है? आर्टिकल हमारे 348 में कहा गया है। हिंदी काव्य परंपरा के अंतर्गत हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो बेटा इसमें विशिष्ट जो कृति है वो एक ही है, वो है बेटा रामचंद्र का। कौन सी है बेटा? रामचंद्र का। कौन सी कृति है बेटा? रामचंद्र का। तो बेटा इसी के साथ ही हमारे सॉल्यूशन का होता है यहीं पे समापन। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय श्री राम बेटा, राधे राधे। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम, स्वागत और अभिनंदन। हमारा मॉक टेस्ट 108 हो चुका है और इसका सॉल्यूशन अब आपके सामने है। मॉक टेस्ट 108 में जीएस का सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूं। तो जीएस जो हमारा सब्जेक्ट है उसका सॉल्यूशन हम इसमें करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने है। सबसे पहला सवाल क्या कहता है? नागौरी अश्वगंधा उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ये होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? इट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? या किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए एमपी यानी मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। माय डियर फ्रेंड्स ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो ये है हमारा एमपी राज्य से संबंधित यानी मध्य प्रदेश से संबंधित है हमारा नागौरी अश्वगंधा। बात आगे समझ में? तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे और अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान का भाग 14 ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता, बी न्यायाधिकरण, सी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस और डी जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा।
नागरिकता प्यारे साथियों भाग 2 में है। संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और सबके न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं ये किस में है? हमारे संविधान के भाग 14A में। संविधान के भाग 14A में ट्रिब्यूनल्स हैं। और ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं प्यारे साथियों, इन्हें कब ऐड किया गया, कब जोड़ा गया है? तो ये जो हमारा संविधान का भाग है, भाग 14 थे, इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन करके। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया हमारे संविधान में। कब जोड़ा गया है? 1976 में। राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन नास्तिक दर्शन नहीं है? नास्तिक दर्शन नहीं है। नास्तिक का क्या मतलब होता है? नास्तिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो वेदों को नकारता है, जो वेदों को नकारता है, जो वेदों को नकार रहा है, जो वेदों को एक्सेप्ट नहीं करता, उसे हम कहते हैं नास्तिक। चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये जो है एक तरह से वेदों को नकारते हैं, लेकिन वो पूछ रहा है कि नास्तिक दर्शन नहीं है। जब नहीं की बात आएगी तो वेदांत। एक्चुअल में वेदांत हम कहते हैं प्यारे साथियों उपनिषदों को। उपनिषद जो हैं ये वैदिक काल में लिखी गई किताबें हैं। उपनिषदों की टोटल संख्या है 108 और ये वेदों की सत्यता या फिर ये कहें कि वैदिक कल्चर को एक्सप्लेन करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी फॉर वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमसे क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स? भारत में आज़ादी के बाद जमींदारी उन्मूलन कानून के रूप में भूमि सुधार सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? देखिए, भूमि सुधार का मतलब है लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि जमीन में सुधार। किसी व्यक्ति की ज़मीन पहले से पुश्तैनी ज़मीन थी या किसी एक ही व्यक्ति ने बहुत सारी ज़मीन हड़प रखी है तो वो बाकी के लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट करना, इसी को हम लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं, यानी भूमि सुधार कहते हैं। और भूमि सुधार कानून इंडिया में आज़ादी के बाद सबसे पहले कहाँ पर लाया गया था प्यारे साथियों? ये लाया गया था हमारे बिहार स्टेट में। बिहार में जो भूमि सुधार कानून लाया गया वो लाया गया है हमारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम। बिहार भूमि सुधार अधिनियम, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के द्वारा 1950। पहला स्टेट कौन सा है? बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। चर्चा में रहा मुकल्ला पोर्ट किस देश में स्थित है? यमन, सऊदी, इजराइल, मिस्र। एक्चुअल में ये कहाँ पर है? तो ये यमन कंट्री में है। यमन जो है माय डियर फ्रेंड्स ये हमारा एक तरह से एक अरब कंट्री है, अरब देश है ये, और सऊदी अरब और उसके आसपास का देश है। तो यहीं पर है हमारा मुकल्ला पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कर कैसे लगाया जा सकता है या वसूल किया जा सकता है? तो हमारे संविधान का प्यारे साथियों आर्टिकल 265 अनुच्छेद 265 कहता है कि कर कानून के अनुसार ही लगाया जा सकता है, संवैधानिक तरीके से कर लगाया जा सकता है और कर वसूल किया जा सकता है। आर्टिकल 265 जो है अनुच्छेद 265 ये हमारे देश में जो टैक्स है यानी कि कर, उसके बारे में प्रावधान करता है कि बिना कानून के अधिकार के कोई भी टैक्स नहीं लिया जा सकता। बात आई समझ में? बिना कानून के अधिकार के यानी बिना कानून के कोई भी टैक्स नहीं लिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसका संबंध मुख्यतः प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा से था? चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच, हंटर शिक्षा आयोग, सैडलर आयोग और हार्टोग समिति। देखिए, भारत में सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षा की तो वो तो चार्ल्स वुड डिस्पैच ने लागू किया था प्राथमिक शिक्षा। लेकिन हंटर एजुकेशन कमीशन यानी हंटर शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग ने प्यारे साथियों प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ यानी प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा यानी कि माध्यमिक यानी सेकेंडरी एजुकेशन पर भी फोकस किया था। और ये जो हमारा कमीशन है ये कब बनाया गया? तो ये कमीशन प्यारे साथियों बनाया गया था 1883 में।
जबकि जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है हमारा, ये बनाया गया था 1854 में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी फॉर बॉय, हंटर शिक्षा आयोग, हंटर एजुकेशन कमीशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गलकंड मतलब होता है गोइटर या सिंपल गोइटर। इसी को बोलते हैं प्यारे साथियों घेंगा। इसी को क्या बोलते हैं? घेंगा। तो किस ग्रंथि की एक बीमारी है? अधिपक्य ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड या पीयूष ग्रंथि? याद रखिएगा ये किस ग्रंथि की बीमारी है? थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। थायराइड ग्रंथि एच आकार की ग्रंथि है, इट इज़ अ एच शेप्ड ग्लैंड। और ये कहाँ पर पाई जाती है थायराइड ग्रंथि? ये हमारे गले में पाई जाती है। हमारे गले में ये ट्रैकिया से चिपकी रहती है। किससे चिपकी रहती है? हमारे गले में जो ट्रैकिया है उससे चिपकी रहती है। गोइटर, एक्चुअल में ये जो थायराइड ग्रंथि है प्यारे साथियों, इसे खाने के लिए क्या चाहिए होता है? इसे खाने के लिए चाहिए होता है आयोडीन। तो अगर किसी व्यक्ति में आयोडीन की कमी हो गई तो ये थायराइड ग्रंथि अपना आकार बड़ा कर लेती है और इसी आकार बड़ा करने को बोलते हैं घेंगा या सिंपल गोइटर। क्या बोलते हैं? घेंगा या सिंपल गोइटर। नाउ द राइट आंसर इज 45 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारत में 77वें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस माय डियर फ्रेंड्स कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया 26 जनवरी 2026 को, यानी इसी साल 26 जनवरी 2026 को हमने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो बाइडेन और इमैनुअल मैक्रो ये फ्रांस का राष्ट्रपति, और ये जो 75 था उसमें ज़रूर था, लेकिन जो 77 है यानी 2026 का, उसमें उर्सुला वॉन डेर लेयन प्लस एंटोनियो कोस्टा, ये दो लोग रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये यूरोप से हैं। कहाँ से हैं? यूरोप से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स दैट इज़ द बी फॉर बॉय। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? देखिए, आयरन एंड स्टील, लोहा और उत्पाद, लोहा और इस्पात ये दोनों के दोनों खनिज हैं यानी मिनरल्स हैं, तो ये खनिज आधारित उद्योग है। एल्यूमिनियम भी क्या है? एक खनिज यानी मिनरल, तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री भी एक, और कोयला भी क्या है माय डियर फ्रेंड्स? एक खनिज है। लेकिन जो चीनी है, चीनी को बनाने के लिए आपको चाहिए गन्ना, और गन्ना कहाँ से आएगा? गन्ना आएगा कृषि से। तो कृषि आधारित उद्योग में क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? चीनी उद्योग आ जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताने वाले हैं विच इंडियन स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को बजट सत्र की शुरुआत के समय संबोधित किया? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का अधिकार है? दैट मीन्स राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट को ये कौन सा आर्टिकल राइट देता है कि वो उसे एड्रेस कर सकते हैं, और वो भी किसे एड्रेस कर सकते हैं? द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक किस अधिवेशन के तहत बुला सकते हैं? संयुक्त बैठक किस अधिवेशन के तहत बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं जॉइंट सिटिंग को? तो ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति है ये संयुक्त बैठक को बुला सकता है, जॉइंट सिटिंग को क्या कर सकते हैं? बुला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल जो है ना वो थोड़ा सा हट गया, थोड़ा सा डिफरेंट है। सवाल क्या पूछा जा रहा है? सवाल पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत संसद को संबोधित कर सकते हैं, यानी कि एड्रेस कर सकते हैं। और इस केस में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स वो हो जाएगा आर्टिकल 187, अनुच्छेद 87। तो राइट आंसर इज द डी हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। जल्लीकट्टू उत्सव 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? जब भी जल्लीकट्टू की बात आती है, जो सांड होते हैं या जो बैल होते हैं, ये बैल को नियंत्रित करने वाला, बैल को कंट्रोल करने वाला एक खेल है जल्लीकट्टू, जो हमेशा ही तमिलनाडु का एक ट्रेडिशनल खेल रहा है। हमेशा से तमिलनाडु की कल्चर, तमिलनाडु की परंपरा में ये रहा है जल्लीकट्टू। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि कई बार इसमें कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं भी होती थी जिससे इन जानवरों को काफ़ी नुकसान होता था, इनकी हेल्थ को, इनकी मेंटल हेल्थ को। लेकिन
फिर भी कुल मिला के ट्रेडिशनली ये होता आ रहा है तमिलनाडु में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी फॉर बॉय। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग माय डियर फ्रेंड्स, अगर 2025 में आपसे पूछ ले कि व्हाट वाज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन 2025, तो 2025 में भारत की रैंकिंग हुआ करती थी 85th, लेकिन 2026 में माय डियर फ्रेंड्स यही रैंकिंग बढ़कर हो गई है 75th, यानी कि 75वीं रैंक है इस साल भारत की, और जो कि अच्छी चीज है। अब भारत के लोग बिना वीजा के, विदाउट वीजा, बिना वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं? 56 कंट्री, 56 देशों की यात्रा भारतीय लोग कर सकते हैं। तो यानी कि हमारा जो पासपोर्ट है, हमारे पासपोर्ट में क्या हुआ है? सुधार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 75। 51 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 50, और क्वेश्चन नंबर 51 पर आइए। भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को किस संगीत या कविता की शैली के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए सूफी, बी लैटिन, सी गजल और डी जैज। एक्चुअल में राइट आंसर यहां पर हो जाएगा गजल। जगजीत सिंह क्या गाते थे? जगजीत सिंह सिंगर थे और ये गजल गाते थे, और इतनी सुंदर गजलें हैं इनकी, ठीक है। कॉपीराइट की वजह से मैं गाकर नहीं सुना सकता, यूट्यूब कॉपीराइट दे देता है, बाकी बहुत अच्छी गजलें हैं। तो राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है। गजल गायक थे ये। निम्नलिखित में से अच्छा, एक सवाल और आ सकता है आपसे कि अभी हाल ही में एक सिंगर हैं आशा भोसले जी, तो उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। आशा भोसले जी, अगर आप जानते हो तो जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है, और जिन्हें हम भारत कोकिला कहते हैं, जिनका नाम है हमारी स्वर कोकिला, माफ कीजिए, स्वर कोकिला जिन्हें कहा जाता था, स्वर कोकिला, जिनका नाम था लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर की सिस्टर हैं ये, लता मंगेशकर जी की ये सिस्टर है, ये बहन है, ये दोनों बहनें हैं ये, ठीक है। यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? देखिए, इंडिया में बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, मोर देन 566 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, देखिए गिर फॉरेस्ट क्या एक बायोस्फीयर रिजर्व है? जी नहीं। सुंदरवन है ना, कोल्ड डेजर्ट और नीलगिरी है। एक्चुअल में गिर है ना, गिर ये एक नेशनल पार्क है ओनली, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? एक नेशनल पार्क यानी एक राष्ट्रीय उद्यान है। और आप मुझे बताएंगे विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला और विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, ये आप मुझे बताने जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। भारत ने 2026-27 के लिए किस विरासत स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने हेतु नामांकन जमा किया है? ऑप्शन ए काजीरंगा, बी मेघालय लिविंग रूट। एक्चुअल में भारत ने जो मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज बनाए जाते हैं, यानी जीवित जड़ों, पेड़ से जो जड़ें निकलती है ना, उन जड़ों को एक पुल का शेप दे दिया जाता है, नदी के इस पार से उधर उस पार की जड़ों को भी इस पार की जड़ों से कनेक्ट करके एक पुल बना दिया जाता है मेघालय में, मतलब लिविंग रूट्स ब्रिज कहते हैं, जीवित जड़ों का पुल मेघालय में बनते हैं। और ये एकदम यूपीएससी में भी ये सवाल आ चुका है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, अशोक ने जगह जगह स्तंभ स्थापित किए। अशोक ने एक्चुअल में धम्म की स्थापना की। धम्म मतलब एक तरह से धर्म। अशोक ने क्या घोषित किया? धम्म, या ये कहें कि धम्म नीति किस शासक ने चलाई या किस मौर्य शासक ने चलाई? तो अशोक ने धम्म नीति चलाई थी, यानी धर्म की नीति चलाई थी। और इसी धम्म की स्थापना के लिए उसने, इसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने जगह जगह जहां जहां तक उसका शासन चलता था, सम्राट अशोक जो कि एक मौर्य शासक था, उसने
पिलर्स स्थापित किए, यानी कि उसने स्तंभ स्थापित किए, और इन्हीं में से एक स्तंभ उसने लगाया कहाँ पर, सारनाथ में। और सारनाथ का जो स्तंभ है वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो राइट आंसर सारनाथ यूपी में है और ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ए इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 55, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित की गई थी? ढाका में। ढाका आज के समय कहाँ पड़ता है? ये बांग्लादेश में पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो ढाका है, यहाँ पर इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना तो की गई है, लेकिन इसका संस्थापक यानी कि फाउंडर कौन था? उस समय ढाका का नवाब हुआ करता था सलीमुल्लाह खां। उस समय ढाका का नवाब कौन हुआ करता था? सलीमुल्लाह खां। तो सलीमुल्लाह खां के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था, 1906 में किया गया था। राइट आंसर इज बी हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, किस राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति पद स्थापन और पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज। देखो, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके अंडर में होते हैं, हर एक राज्य में होते हैं हाई कोर्ट, और जिलों में यानी कि डिस्ट्रिक्ट में होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं हमारे यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज नियुक्त किए जाते हैं उन्हें कहते हैं जिला जज। और जो जिला जज हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल इन्हें अपॉइंट करता है किसकी सलाह पर? तो ये हाई कोर्ट से सलाह लेने के बाद अपॉइंट करता है। तो राज्यपाल के साथ परामर्श करके उच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, नहीं गलत है भाई साहब, राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श राष्ट्रपति द्वारा, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके राज्य के राज्यपाल द्वारा, जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के संबंध में कौन सा तत्व आवश्यक है? देखिए, जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन, एक्चुअल में हीमोग्लोबिन दो चीजों से बना है। हीमोग्लोबिन कितनी चीजों से बना है? दो। इनमें से जो हीम है इसका मतलब होता है आयरन, और जो ग्लोबिन है ये होता है एक प्रोटीन, इट इज अ प्रोटीन। हीम आयरन और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो आयरन मतलब लोहा। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए क्या जरूरी चीज़ है? आयरन यानी लोहा। अगर किसी के शरीर में आयरन की कमी हो गई या लोहे की कमी हो गई तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन की कमी या आयरन की कमी को कहते हैं एनीमिया। यानी लोहे की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। या ब्लड की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा यानी ब्लड नहीं बनेगा। तो एनीमिया इज द राइट आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 हमसे क्या कहने जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 हमसे कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को किस देश से प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया? प्रत्यर्पण का मतलब आप समझते हैं, विदेश से किसी अपराधी को भारत लेकर आना, इसी को कहते हैं प्रत्यर्पण। तो इसे हम कहां से लेके आए हैं? इसे हम लेकर आए हैं माय डियर फ्रेंड्स यूएसए से। अमेरिका के पास ये था और भारत ने लंबे प्रयास के बाद ये हासिल किया है। तो ये जो है ये 26/11 में जो मुंबई आतंकी हमले हुए थे 2008 में, ठीक है, 26 नवंबर 2008 बेसिकली मुंबई आतंकी हमलों में ये एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था। क्वेश्चन नंबर 59, सीपीयू में एएलयू का मुख्य कार्य क्या है? सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो एएलयू है कंप्यूटर में, इस एएलयू का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट लॉजिक यूनिट, ये इसका पूरा नाम है एएलयू का। और ये क्या काम करता है? ये गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है। द राइट आंसर शैल बी बी हियर। राइट आंसर शैल बी बी हियर। ठीक है, डेटा संग्रह करना ये मेमोरी का काम होता है। ये किसका काम है? मेमोरी का। ठीक है, इनपुट देना तो ये जैसे कीबोर्ड है हमारा, कीबोर्ड इनपुट देता है, माउस है ये इनपुट देते हैं। ठीक है, आउटपुट दिखाना ये किसका काम है? मॉनिटर का काम है। मॉनिटर यानी जो टीवीसी होती है
जिस पर आप कंप्यूटर के द्वारा शो किए जा रहे पिक्चर्स, वीडियोस, ये सब देखते हैं। द राइट आंसर शैल बी बी हियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खालिस्तान के मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग के लिए कोई दिशा निर्देश निर्धारित करने से इनकार कर दिया है। ऑप्शन ए बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, केहर सिंह बनाम भारत संघ। राइट आंसर हो जाएगा केहर सिंह बनाम भारत संघ। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति होती है अनुच्छेद 72 के तहत? क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को क्षमा कर सकते हैं और ये उन्हें प्रदान करता है आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72। अब आर्टिकल 72, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट केहर सिंह बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई देखिए, हम रिव्यू तो कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़े बदलाव कर सकें राष्ट्रपति की इस शक्ति में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि हम इसमें कोई बड़े चेंज नहीं ला सकते, ठीक है, बड़ी गाइडलाइन जारी नहीं कर सकते राष्ट्रपति की, क्योंकि ये स्वेच्छा की एक तरह से शक्ति है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। उत्तर प्रदेश में पुलिस और जनता के बीच संबंध सुधारने के लिए कौन सी पहल चलाई जाती है? ऑपरेशन ब्लू स्टार, सामुदायिक पुलिसिंग, यही सही है। कम्युनिटी पुलिसिंग इज द जनता और पुलिस के बीच में संबंध सुधारने के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई एक पहल है, ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 62। मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई किन 3 मुख्य आधार तत्वों पर आधारित है? एक्चुअल में जो मानव विकास सूचकांक है एसडीआई, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसे एसडीआई को शुरू किया गया था 1990 में, 1990 में, और इसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जारी करता है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी द्वारा ये जारी की जाती है एसडीआई की जो रिपोर्ट होती है, ठीक है माय फ्रेंड्स। अब इसमें एसडीआई में 3 चीज़ों को देखा जाता है कि कौन सी 3 चीज़ों में कौन सा देश अच्छा काम कर रहा है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे एसडीआई में यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर की रैंकिंग मिलती है, कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहा है तो उसे निचली रैंकिंग मिलती है। तो आय, शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो नहीं है, कृषि, उद्योग, सेवा नहीं है, निर्यात, आयात ये भी नहीं है, पूंजी, श्रम और भूमि। अब इसमें सबसे जरूरी चीज हो जाएगी ये, फिर हमें रखना पड़ेगा इसमें से, देखिए पूंजी, श्रम और भूमि नहीं है, निर्यात, आयात ये भी नहीं है, कृषि, उद्योग भी नहीं है। अब इन ऑप्शंस के आधार पर फिर हमें कहाँ चलना पड़ेगा? इन ऑप्शंस के आधार पर हमें चलना पड़ेगा ए के साथ। हालांकि एग्जैक्टली ये 3 नहीं है। एग्जैक्टली क्या क्या होता है? एग्जैक्टली अगर देखा जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे पहला जो होता है, सबसे पहली चीज वो होती है शिक्षा यानी एजुकेशन। दूसरे होता है प्रति व्यक्ति आय या जीवन स्तर, जीवन स्तर यानी कि आपका लाइफ, मतलब आप किस तरह से जी रहे हैं। और तीसरा इसमें देखा जाता है हमारा स्वास्थ्य यानी हेल्थ, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, ठीक है, जीवन स्तर। और इसी में हम देखते हैं एक तरह से पर कैपिटा इनकम। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 63। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति का उस स्थान का खालिस्तान कहलाता है। देखिए मौसम क्या होता है, बहुत जल्दी बदल जाता है। किसी स्थान की जो आर्द्रता है, तापमान है, वायु अलग अलग बहुत जल्दी बदल जाए, बारिश अचानक से आ जाए, इसे हम क्या कहते हैं? मौसम। तो राइट आंसर तो ए हो जाएगा हमारा। पर पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, इकोलॉजी, एक्चुअल में क्लाइमेट है ना, वो भी वायुमंडलीय घटनाओं का एक बदलाव होता है, लेकिन ये कितने टाइम में बदलता है? लगभग 33 ईयर्स में, ये 33 वर्ष में बदलता है। लेकिन जो मौसम है ना, ये तीव्र परिवर्तन होता है, ये बहुत जल्दी बदल जाता है, तुरंत ही।
ये तीव्र परिवर्तन यानी एक रैपिड चेंज होता है। तो राइट आंसर यहां पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 64, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, बी बिहार, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बिहार में। माय डियर फ्रेंड्स, इसे बनवाया गया था किसके द्वारा? नालंदा विश्वविद्यालय को इसे बनवाया गया था गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। इसे किसके द्वारा बनवाया गया? तो कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा इसे बनवाया गया था, और ये एक तरह से भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। तो राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में तो न्याय बनाना न्यायालय का उद्देश्य होता है। कानून व्यवस्था में तेजी और बेहतर नियंत्रण, यही सही है। जो कमिश्नरेट व्यवस्था है उसके तहत जो कमिश्नर नाम का अधिकारी होता है उसे बहुत सारे स्वतंत्र राइट्स होते हैं, जिनमें बार बार हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर इससे पुलिस प्रशासन और तेजी से और अच्छे से काम कर पाता है, जल्दी और बेहतर निर्णय ले पाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 66, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में समग्र पद तालिका में कौन प्रथम रहा? देखिए, इसकी शुरुआत 2025 में ही हुई है, यानी कि सेकंड टाइम है जब ये गेम्स हुए हैं 2026 में। और इसमें इस लिस्ट में टॉप पर जो रहा है स्टेट वो कौन सा है? कर्नाटका। इस बार इसमें 8 गेम्स शामिल किए गए थे, 8 खेल शामिल हुए थे, और ये बीच पर खेले गए थे। बीच जानते हैं ना, कबड्डी वगैरह और इस टाइप के कुछ खेल थे, तो ये बीच यानी समुद्र के किनारे खेले गए। तो ये हुए कहाँ पर थे? ये हुए थे दीव में। दीव कहाँ पड़ता है? दमन एवं दीव, गुजरात से लगा हुआ एक आइलैंड है दीव, यहाँ पर हुए हैं। तो राइट आंसर इज बी हियर। 67 देखेंगे, डिमांड और सप्लाई के आधार पर कीमत तय होने वाली अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? नियंत्रण अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था या समाजवादी? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा मार्केट इकोनॉमी। जो मार्केट इकोनॉमी है उसका एक फीचर है कि जहां पर डिमांड और सप्लाई जो है उसके आधार पर वस्तुओं का प्राइस तय होता है। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो अधिकतम आर्थिक संसाधन होते हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होता है। यह गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल यानी सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सरकार प्लस निजी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट 68, खालिस्तान और खालिस्तान के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, जिससे अम्ल वर्षा कहा जाता है। देखिए, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा। इसके लिए 2 चीजें जिम्मेदार हैं, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पर सल्फर और नाइट्रोजन, सी राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आसमान में जाते हैं, फैक्ट्रियों से निकलते हैं, ये वाहनों से निकलते हैं, आसमान में जाते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आसमान में जाते हैं, घुल जाते हैं बादलों के साथ, और उससे अम्ल बनता है एसिड, और उससे होती है अम्ल वर्षा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 69 पर आएंगे। उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का क्या अर्थ है? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का क्या मतलब है? एक जो नई सड़क निर्माण की गई है उस नई सड़क को हम कहते हैं ग्रीनफील्ड लेकर सड़क बनाना एक तरह से, तो नई सड़क बनाई जाती है इसमें। राइट आंसर बी हो जाएगा 70। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं? देखिए, जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे संविधान के कौन से भाग में उल्लिखित किए गए हैं? तो भाग 4 में उल्लिखित किए गए। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक ये उल्लिखित किए गए हैं? माय डियर फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक उल्लिखित किए गए हैं। तो राइट आंसर यहां हो जाएगा आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 पूछता है कि
अधिकार परीक्षा याचिका का क्या अर्थ है? जो किसी सरकारी कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए अदालत द्वारा जारी की जाती है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इन 5 में से एक रिट है अधिकार परीक्षा, जिसका मतलब होता है किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर है या कोई काम कर रहा है तो हमें पता है कि वो व्यक्ति सही से काम नहीं कर रहा, वो व्यक्ति जो है वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है एक तरह से, तो हम न्यायालय जा सकते हैं, यानी कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट जाके हम क्या कहेंगे कि साहब ये व्यक्ति किस अधिकार से ये काम कर रहा है। तो कोर्ट जो रिट जारी करेगा वो अधिकार परीक्षा की रिट जारी करेगा। कोर्ट कहेगा आप ये काम किस अधिकार से कर रहे हैं सर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 72, नेल्सन मंडेला दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून, 18 जुलाई, 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर। प्यारे साथियों, ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को एक्चुअल में नेल्सन मंडेला का जो बर्थडे है। नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, बहुत लंबे टाइम तक जेल में रहे। रंग भेद की नीति के खिलाफ इन्होंने साउथ अफ्रीका में लड़ाई की। गांधी जी, महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, एक तरह से ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, उनके विचारों को मानने वाले। और ये नेल्सन मंडेला का जो 18 जुलाई को मनाया जाने वाला ये 2010 से शुरू हुआ है। इनका जो नेल्सन मंडेला डे है वो कब से स्टार्ट हुआ है सेलिब्रेट करना? तो ये पूरा वर्ल्ड इसे सेलिब्रेट कर रहा है 2010 से। नेक्स्ट 73 पर आइए। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक चीज याद रखना बेटा, जब आप पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये नहीं वाले सवालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बात आगे समझ में? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान दे रखे हैं। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में आगरा रीजन में लगता है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, ये पूर्वांचल में नहीं लगता भाई। बलदेव छठ का मेला है ना, ये कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है मेरे भाई मथुरा में, मथुरा। सी राइट आंसर हो जाएगा, यही सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट 74, सर्वाधिक पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? सबसे ज्यादा पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब, ग्रैंड स्लैम मतलब जाते हैं एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है, एक विंबलडन होता है। तो इस तरह से कितने होते हैं? 4। अब प्यारे साथियों एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, 4 होते हैं। अब ये एक साल में ये 4 होते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा बार इस खिताब को किस प्लेयर ने जीता? तो सबसे ज्यादा बार इस खिताब को जीतने वाला जो खिलाड़ी है वो है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने कितनी बार जीते हैं? 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने? 24 ग्रैंड स्लैम जीते। आप सोचिए 24। और दूसरे जो खिलाड़ी हैं हमारे राफेल नडाल, इन्होंने 22 जीते हैं, 22 22। रोजर फेडरर ने 20 जीते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? जब राष्ट्रपति, याद रखिएगा, आर्टिकल अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल डिक्लेयर करते हैं तो अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतः निलंबित हो जाता है और बाकी के मौलिक अधिकारों के निलंबन की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सॉल्यूशन में। आज के लिए इतना ही। अब आप देखने जा रहे हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का सॉल्यूशन। नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर। नमस्कार साथियों, हम स्टार्ट कर चुके हैं मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 76 से 76 से आपका मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट होगा। अब जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट हों, जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हों, आप सोल्यूशन देख सकते हैं। जैसे कि 76 नंबर क्या कहता है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है। उसने साफ साफ बोला है कि यहाँ ब्रैकेट है, तो पहले आप क्या सॉल्व करेंगे? सर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो इसे लिखेंगे 0.7 इंटू में 0.4। अब इसे सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 0.06। 0.06 अगर 0.28 में से माइनस कर दो तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2 भाई 22 और 6 28 होता है सीधा सीधा भाई, 3 दूनी 6 बनेगा। ये हमने डिवाइड में ले लिया क्योंकि डिवाइड में था, प्लस अब 1/2
और ये 1.6, 16 दूनी 32 का 2 बचा कितना 3, 16 का 16 और 3 19, 192। अब 2 स्थान हो जाएंगे 1.119। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि सर 2 डेसिमल ये काट दो, ये भी काट दो। काट दिया सर। ये 2 से 2 बार काट दो, 2 से 11 बार काट दो। ये बन गया 7 दूनी, ये 7 दूनी 14, 14/11 प्लस 1.92 ये बन रहा है। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम इसे 192 बट्टे में क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। ठीक है सर। अब अगर हमें ये जोड़ना है तो ये हो जाएगा 1400 और 1592 और इनका गुणा आपस में कर दें तो कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो आधा कर लो, आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 550। हालांकि वहां भी कर सकते थे, 192 ये काट सकते थे, हम काटना चाहते तो, लेकिन हमने आसान के लिए नहीं काटा। 2 से कितने बार, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 नाम 18 और 2 छिक्के 1 मिनट और कट जाएगा क्या, 1 सेकंड। एक काम करो 2 से काट दो, कितने बार 50 बार, 4 से कट जाएगा, 4 से 25 बार, हाँ कट जाएगा। 4 चौका 16, 3 4 अट्ठे 32, ऐसे कर दो, 28 बत्ते 25। अब 25 चौका 100 बचा 10, 25 घन 25 और 10 35, 350 प्लस 48 गुणा क्या करेंगे 11, भाई 11 इधर जाएगा, 11 8 88, 8 बचा, 11 चौका 44, 44 और 8 कितना हो गया 52, 528, 25 275। अब इसे सॉल्व करो, 8 5 और 2 7 और 5 और 3 8, 878/275, 878/275 बोले तो ऑप्शन ए इस सवाल का राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 18 दिनों में, 20 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 18 दिनों में कोई काम कर सकते हैं, तो 25 पुरुष, कितने पुरुष 25 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में, x दिनों में। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 पंजे 25, 5 चौका 20 और 6 तिया 18 और 4 तिया 12, बोले तो ऑप्शन सी सवाल का राइट और करेक्ट आंसर है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़िए। निम्न पाई चार्ट उन खंडों के केंद्रीय कोणों के माप दर्शाता है जो 8 पुस्तकों में एक साथ दिए गए प्रश्नों को कुल संख्या के संबंध में 8 विभिन्न पुस्तकों में से प्रत्येक में प्रश्नों की संख्या को दर्शाते हैं। यदि पुस्तकों B3 और B6 में कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 165 है तो 8 पुस्तकों में प्रश्नों की कितनी संख्या है? भाई एक बात बताओ, इसने बोला B3 और B6, B3 कहाँ है, B6 तो ये रहा और B3 ये रहा 18 डिग्री, तो 48 58 और 8 कितना होता है 66, यानी 66 की वैल्यू 165 है। जो 165 है ना वो 66 डिग्री की वैल्यू है। अच्छा, उसने क्या पूछा है 8 पुस्तकों के, तो 360 डिग्री होता है पूरा सर्कल, या तो परसेंट में 100 होता है या 360 डिग्री होता है। तो आप क्या करेंगे 11 छिक्के 66, 11 एकन 11 और 11 पंजे 55 और 6 छिक्के 36 60, 15 छिक्के 90, आंसर हो गया जी 900। 900 इस सवाल का राइट और करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात? ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। 100 मीटर की दौड़ में ए, ये दौड़ का क्वेश्चन है, ये बी है। अच्छा 100 मीटर की दौड़ है तो ए 100 मीटर पहुंचा तो बी को 10 मीटर से हराया तो ये 90 मीटर, ठीक है। और 100 मीटर की दौड़ में बी ने सी को हराया तो बी पहुंचा 100 मीटर पर, तो सी कहां रह गया 90 मीटर। भाई रेशियो बना दो इनका, तो अगर हम बात करें ए बी एंड सी, रेशियो बना देंगे, ये 0 से 0 कट गया, इसकी भी 0 0, तो ये 10 ये 9, ये भी 10 ये भी 9, यहां 9 से जगह भरो, यहां 10 से, 10 दाम कितना हो गया 100, 9 दाम कितना हो गया 90 और 9 कितना हो गया 81। अगर 81 हो गया तो 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ है ये 100 मीटर की दौड़ है भाई। अगर ये 100 मीटर की दौड़ है तो ये कितने से हराया? आप कहेंगे सर ये जो हराया है ये हराया 19 से, कितने से हराया 19 से, तो 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19। क्या ये बात क्लियर है? 19 मीटर, ऑप्शन बी
20 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 4500 रुपये को 4 दोस्तों में 1/6, 1/4, 1/3 इस अनुपात में बांटा गया। तो सीधा इसका अनुपात बना देते हैं। हर समान करो। कहाँ समान होंगे? 12 पर। 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौका 12 और 2 छक्के 12। जितने से नीचे गुणा उतने से ऊपर। 6 दूनी 12, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से और यहाँ 6 से। ये 2 3 4 6, 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15। 15 की वैल्यू कितनी है? 4500। 15 तिया 4500, ये 300 गुना। तो सबसे छोटे हिस्सा पाने वाले व्यक्ति को सबसे छोटा हिस्सा किसे मिलेगा? 2 को। 300 गुना कर दिया जाए। 300 दूनी कितना हो जाएगा? 600। 600 बोले तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस सवाल का राइट और करेक्ट आंसर है। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। 3 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 39 वर्ष थी। 2 वर्ष बाद पति, पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 34 वर्ष होगी। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए। एक बात यह है कि 3 वर्ष पहले पति, पत्नी और उसकी पत्नी की औसत आयु 39 वर्ष थी। तो 3 वर्ष पहले की बात है भाई। 3 वर्ष पहले अगर 39 थी तो आज कितनी हो जाएगी? 39 और 3 42। 42 हो जाएगी। किसकी? पति है और कौन है उसकी, मतलब हस्बैंड है और कौन है उसकी, वाइफ है। पति और उसकी पत्नी। तो औसत हो गया जी 42। तो गुणा 2 कर दोगे, 2 लोग हैं तो कितना हो जाएगा? 84। लेकिन 2 वर्ष बाद पति, पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 34। 2 वर्ष बाद 34 है, 2 माइनस कर दो, कितनी बची? 32। तो हस्बैंड है, वाइफ है और बच्चा है। तो कितने बचे? 32 ही तो बची औसत आयु। तो भाई 2 वर्ष बाद की बात है। तो 32 बची है। 32 में 3 का गुणा कर दो। 32 से कितना हो जाएगा? 96। 96 तो होगा। तो 84 से 96 बच्चे की वजह से कितनी बढ़ गई? सर 12 साल का है बच्चा। कितने साल का है? 12 साल का। ऑप्शन ए। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी। छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें। 19 और 23 से विभाजित करने पर क्रम से 13 और 17 शेष प्राप्त होता है। यानी 19 और 23 से विभाजित करते, देखो 19 और 13 का गैप कितना है? 6। 23 और 17 गैप कितना है? 6। ये डिफरेंस वाला है। डिफरेंस कितना आ गया? पहले ही ऑलरेडी 6। तो ऐसे सवाल में क्या बताया था मैंने बताया था कि एलसीएम ऑफ 19 एंड 23 लो तो गुणा ही हो जाएगा इनका एलसीएम। 19 तिया 57 का 7 बचा 5। 19 दूनी 38। 38 और 5 कितना हो गया जी? 38 और 5 हो गया 43। 437। लेकिन जो डिफरेंस है वो माइनस किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 431। डिफरेंस हमेशा माइनस किया जाएगा। क्या बात याद है आपको? अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद तो याद कर लो। जो डिफरेंस होता है, जो 19 और 23 से जब डिवाइड कर रहे हैं, शेषफल 13 और 17 बच रहा है, तो इनके बीच में डिफरेंस देखो 6 का है, ये भी 6 का है। तो ये डिफरेंस ना माइनस किया जाता है। बस कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर। क्या इतनी बात समझ पाए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। एक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 12, 14, 8, 10, 16 है। इन 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। देखो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ टर्म अपॉन में नंबर ऑफ टर्म। तो जोड़ दो। तो आप अगर इन्हें जोड़ोगे तो 12, 8 कितना हो गया? 20, 20, 30, 34, 44, 44, 50 और 10, 60। 5 से डिवाइड कर दो। औसत कितना आ गया सर? इन 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 12 है, तो औसत 12 हो गया। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, पानी और दूध का अनुपात, ये पानी है, ये दूध है, 2:3 है। इस मिश्रण में 20 केजी, इस मिश्रण के 20 केजी में कितना पानी मिलाना होगा? कितना पानी मिलाना होगा जिससे नए बनने वाले मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:1 होगा? कितना होगा जी? 1:1 होगा। एक बात बताओ, अगर तुम्हें यहां पर ये 2:3 दे रखे, अगर कितना पानी और मिलाना हो, पानी अगर मिलाना है, पानी मिलाना है तो दूध तो नहीं मिलाना, दूध को सेम करो। यहां भी 3 से गुणा कर दो, 3, ये भी 3, तो ये भी 3 बन गया, ये भी 3 बन गया। लो 3 बना दिया हमने इनका। 3 बना दिया तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 3 और 2 कितना है? 5। 5 की वैल्यू कितनी? 20 केजी। सर कितना गुना हो गया? 4 गुना। तो 1 का 4 गुना कितना हो गया? 4 केजी। 4 केजी इस सवाल का राइट और करेक्ट आंसर है। क्या बात क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। 120 रन है, 4 तो लगाए उसने छक्के। वाह, आईपीएल चल ही रहा है, तुम नालायक देख ही रहे होगे आईपीएल, समय बर्बाद कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। और 6 चौका 24, 24 कितना हो गया? 48 उसने बाउंड्रीज के रन बनाए।
उसने कहा अपने उसने स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर, वह रन जो केवल विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए थे, ना कि चौकर छक्के लगाकर, साफ साफ बोल दिया उसने। तो 120 में से अगर 48 में घटा दूं तो 10 में से 8 गया तो 2 और 7 और 4 11, कितना बना 72। सर 72 रन उसने दौड़कर बनाए, कितने में से 120 में से, मल्टीप्लाई 100, 0 0, 12 छक्के 72, कितना परसेंट सर 60% रन उसने दौड़कर बना दिए। बहुत सिंपल है सवाल, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, बहुत टफ नहीं है। कह रहा है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 4 वर्ष में तिगुनी, कोई राशि एक है, कितनी हो गई 4 वर्ष में तिगुनी। तिगुनी का मतलब है एक उसमें प्रिंसिपल और 2 उसमें एसआई, 2 उसमें एसआई। कितने वर्ष लगे सर इस बात में 4 वर्ष लगे। उसी ब्याज दर को 5 गुना करने के लिए अगर 1 से 5 गुना करना है तो 1 प्लस कितना हो गया 4, और कितने साल। तो आप हमें इतना बताओ बस कि 2 का 4 कितना गुना है 2 गुना, तो 4 का 2 गुना कितना होगा 8 साल। कितना होगा सर 8 साल। बोले तो ऑप्शन ए, मतलब उसी ब्याज दर को 5 गुना होने में लगने वाला समय 2 की ब्याज 4 हो गई तो 4 दूनी 8 साल लगे। बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि ब्याज बढ़ता है, प्रिंसिपल तो कांस्टेंट रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि कोई धनराशि 6 गुना हो जाती है, मतलब एक प्रिंसिपल है 6 गुना हो गई है, तो ऐसा ही कितना रहा भाई 1 + 5 ही तो कहेंगे। तो यहां पर 1 तो है प्रिंसिपल और 5 है एसआई। उसने बोला वार्षिक ब्याज लगभग बताओ, तो भाई कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है कि एक प्रिंसिपल है PRR हमें निकालना है, T 15 वर्ष है, अपॉन में 100 और बराबर है ब्याज भाई 5 से 3 बार 3 से 100 को डिवाइड करते हैं तो 33 सही 1/3 है, 33.33%। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या बात क्लियर है। J1 10 दिनों में, J2 12 दिनों में और J3 अकेले 15 दिनों में कर सकते हैं। देखो 3 लोग हैं J1, J2 और J3। J1 करता है 10 दिनों में, J2 करता है 12 दिनों में और J3 करता है कितने दिनों में 15 दिनों में। तो 10 12 15 का एलसीएम बताओ, 10 12 15 का एलसीएम बताओ कितना होगा 60 हो जाएगा। 10 छक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, 15 चौका 60। वे एक साथ काम करते हैं और कार्य पूरा करते हैं और कार्य को करने के लिए कुल 2250 रुपए प्राप्त करते हैं। कार्य को करने के लिए कितने रुपए प्राप्त करते हैं 2250। तो एक बात बताओ मुझे, बहुत ध्यान से एक बात मुझे समझाओ कि जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो वही उनकी वेजेस का रेशियो होगा। तो यहां पर J1 और J2 और J3 तो रेशियो है जी 6 5 और जी 4, 6 5 और 4 हो गया। तो 6 और 4 10 और 5 15 की सर वैल्यू है कितना रुपया था 2250 था। तो 15 का अगर गुना करने जाएं 15 × 15 7 15 पंजे 75 150 गुना 150 गुना हो गया। तो क्या पूछा J1 और J3 के हिस्सों का अंतर है सर 2 और 2 का है 150 गुना, तो कितना हो गया 300। इस सवाल का राइट और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। अगला, ट्रेन P उसकी विपरीत दिशा में आ रही ट्रेन Q को 45 सेकंड पूरी तरह पार करती है। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन P और ट्रेन Q की लंबाइयां जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चले या सेम डायरेक्शन में चले उनकी लंबाई ऑलवेज जुड़ती है, हमें ये तो पता है। इतना मीटर हो गया सर, ये अगर इतना मीटर हो गया तो 1500 और 1200 को ऐड कर दो, 15 2500 और 2 2700 मीटर पर डायरेक्ट आ जाओ 2700 मीटर। अच्छा कितने सेकंड में? तो आप कहेंगे 45 सेकंड में। उसने साफ साफ बोला कि विपरीत दिशा से, तो अपोजिट डायरेक्शन में लंबाई तो जुड़ेगी और सेम डायरेक्शन में लंबाई जुड़ेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी। जी हाँ। तो अब आप इसको किलोमीटर पर आवर बनाओ, 18/5 किलोमीटर पर आवर ही हमने बना दिया। अब यहां से सॉल्व करो, मीटर पर सेकंड हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 5 पंजे 25 सेकंड 25 2 बचा और 25 कितना हो गया 108, 25 अट्ठे 200, 108 दूनी 216 हो गया, जिसमें से ये टोटल दोनों की आई। तो Q की स्पीड कितनी है सर? घटा दो 144, तो बची हुई किसकी आ जाएगी P की आ जाएगी।
तो 6 में से 4 गए तो 2, और 11 में से 4 गए तो 7 और 4 11, और ये हो गया 172। 172 नहीं होगा, केवल 72 होगा। 72, ये 72 किलोमीटर आगे पी की चाल। तो ट्रेन पी 1800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, आप बताओगे ट्रेन पी चले तो 1800 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म में, और पी की लंबाई खुद की कितनी है 1200, तो कुल मिला के दूरी कितनी चलनी होगी 18 1200 का मतलब है 3000 मीटर। तो उसने पूछा कितना टाइम लगेगा, आप बताओ अगर 3000 मीटर आप 72 से जाएं, 72 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड, 18 चौका 72 और मीटर से मीटर, 4 पंजे 20 और 2 से 150 बार, तो कुल मिला के कितना हो गया 150 सेकंड आ गया सर, 150 सेकंड। बोले तो ऑप्शन डी। क्या ये बात समझ में आ रही है सर? डी सवाल का राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सीमा एक शॉपिंग मॉल खरीदने जाती है, उसने देखा कि एक दुकान में 50% 30% की क्रमागत छूटें मिल रही हैं। उसने वहां से एक उपहार चयन किया जिसका एमआरपी 1700 है, जिसका एमआरपी 1700 है। रीमा को उपहार खरीदने के लिए कितना भुगतान, तो एक तो 50% का डिस्काउंट है, लो भाई, एक है 30% का डिस्काउंट, तो 70% है। क्या कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0। अच्छा, 17 पंजे 50, 17 छक्के 170, 7 119, 119 गुणा 5, 5 ही तो बचा, अब 5 का गुणा कर दो, 5 ने 45 का 5 4, 5 एकन 5 और 4 9, और 5 एकन 5, 595, 595 बची उसकी कीमत 2 डिस्काउंट के बाद। भाई सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दिए। आओ उधर, कह रहा है ओ हो, ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। अच्छा दमदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। अब परेशानी को दूर करने के लिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैं से लिख सकता हूं 1/2 गुणा 1/24, अगर भाग है तो इसका अपोजिट गुणा करके 36 बट्टे में से 1 लिख सकता हूं, प्लस 1/48 माइनस 1/60। इतना काम किया जा सकता था इसमें। अपॉन में 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/216, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, लिखा तो जा सकता है। अब इसे अगले स्टेप में सॉल्व करें। अगर हम इसे सॉल्व करें, देखो 24 दूनी 48, ये भी 48, भाई ये 48, ये भी 48, हर समान 37, 36 और 1 37, तो ये हो जाएगा ऊपर 37/48 माइनस 1/60। ठीक है साहब। ऊपर क्या होगा, देखो 24 नम्मा 216 और 12 से क्या करें, 12 एकन 12, 12 96 18 बार, यहां 18 से गुणा किया, यहां 9 से किया, तो 18 और 9 27 और 1 कितना हो गया 28, ये बना 28, अपॉन में कितना बना 216। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आप कहेंगे सर हर समान करो। अब हर समान करने जाऊंगा तो मैं कहूंगा हर समान हो सकते हैं 48 पंजे 240, यहां 5 का गुणा, और यहां 6 चौका 24 240, यहां 4 का गुणा। अगर मैं इतना करने जाऊं तो 5 7 35, 5 5 7 35 कितना बचा 5 बचा 2 5 15 और 2 17, 175, 37 पंजे 175 होता है, 35 पंजे होता है, एक बार देख लेते हैं। 5 7 35 बचा 3 और 5 3 15 3 18, 185 आया। सही सोच रहा था। 185 में से 4 घटाओ तो क्या 181 नहीं आया? आ गया सर 181, ये 240, ये भी 240, अब 181 आया, ये पूरा सॉल्व होके, ये अपॉन में 240। अच्छा, बाहर के अंदर के तो 216 ऊपर चला जाएगा, लो 216 चला गया ऊपर, और सर 28 रह गया नीचे। अब ये सॉल्व करना है। अगर मुझे मान लो ये सॉल्व करना है तो मैं ये कहूंगा 4 से तो 7 बार कट गया, और 4 से कितने बार कट जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 चौका 16 54 बार। सर और कुछ कटेगा? कटना तो चाहिए। कैसे? मैं काट सकता हूं 2 से तो 27 बार, और 2 से कितने बार काट दूं 120 बार। नहीं, 2 से क्या, सीधा मैं 6 से काट सकता हूं ना, 6 नाम 54 और 6 चौका 24 40, तो कुल मिला के ये बन गया नीचे तो 280, 9 एकन 9 और 9 8 72 का 2 7, 9 एकन 9 7 16, 1629/280, 1629/280, ऑप्शन डी। सवाल बेहतरीन था, मतलब टाइम टेकिंग और कैलकुलेटिव है, देर लगेगी आपको एग्जाम हॉल में, बात ये है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करते हैं। वर्ष 2019 में सभी शाखाओं की औसत बिक्री, देखो 2018 वाला व्हाइट है, 2019 वाला रेड है, और उसने हमसे सीधा कहा है 2019 में सभी शाखाओं की औसत बिक्री। 2019 की अगर हम बात करने जाएंगे बेटा, 2019 है जो कलर्ड वाला है, डार्क वाला है, 1900 2100, सीधा हो गया
4000 और 1100, 5 5100। सर 5100 को भाग करेंगे कितने से? 3 से। एवरेज निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज। अगर औसत निकालेंगे 37 51 1700, 1700। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। एक तो ये, चलो ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे? एक वस्तु को 6% की हानि पर की बजाय 6% लाभ पर बेचा जाए। 6% की हानि का मतलब है माइनस, 6% लाभ का मतलब है प्लस। अंतर कितना आ गया? 12%। 12% की वैल्यू है 60.72। 12 पंजे 60 पॉइंट और 12 छिक्के 72, ठीक है, 5.06। आपको क्या चाहिए? 100%। 100% चाहिए तो 5.06 आंसर हो जाएगा 506। 506। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सवाल का राइट और करेक्ट आंसर है। आइए इधर, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4 गुना है। यदि विक्रय मूल्य में 300 रुपए की कमी की जाती है तो लाभ 250% हो जाता है। अब बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? एक बात बताओ, यदि सीपी है और ये एसपी है, ठीक है, ये कह रहा है सीपी, इधर लिख लेते हैं, ये सीपी है और ये एसपी है। सीपी अगर हमने एक्स मान लिया तो कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4 गुना, तो ये 4x हो गया। ठीक है साहब, उसने हमसे बोला यदि क्रय मूल्य तो यही है, विक्रय मूल्य 4x में 300 रुपए की कमी कर दी जाए तो लाभ 250% हो जाता है। इसका मतलब लाभ पहले 100 था, अब 250% मतलब है 350 हो गया। 350 हो गया। अब इसे सॉल्व करो, 0 से 0, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 10 7x, ये हो गया 4 दूनी 8x और 3 दूनी 600। तो x इधर गया, 600 इधर, तो x बराबर आ गया 600। क्या बात क्लियर है? ऑप्शन बी, 20 सवाल का राइट और करेक्ट आंसर है। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। वर्ग का परिमाप 4a बराबर 36, a बराबर 9, a बराबर 9 आ गया। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, अरे यार इसमें क्या था, वर्ग का परिमाप 36 है, लो 4a होता है, वर्ग का परिमाप प्रत्येक भुजा पूछिए 9। इससे आसान क्या होगा? कुछ सवाल आसान भी हैं। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अगर 15% उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने हुए? 85%, क्योंकि डेटा उत्तीर्ण का दिया है, उत्तीर्ण का दिया। तो मैं कह सकता हूं 80% पास, 70% पास। किसमें? ये फिजिक्स में और ये केमिस्ट्री में, तो ये हो गया 150%। इसमें से बोथ वाला घटाओ, 85% जो दोनों में पास हैं, तो 10 में से 5 गए तो 5। ठीक है सर, यहां क्या बचा? यहां बचा सर 6 और 16, 8 और 8 16, नहीं 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 नहीं, यहां बचा कितना? 10 में से यहां बचा 4, 8 और 6 14, 65 बचा। भाई 65 ही तो बचा, 65%। अब 65% अगर पास हैं तो 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। 65% वैल्यू 325 दे रखी है भाई। वैल्यू किसकी पूछी है? 100%। 100% क्या हो जाएगा? 325 बट्टे में 65 और गुणे में 100। अब इसे सॉल्व करो। 5 से कितने बार? 13 बार। 5 से 20 बार। 13 से कितना? 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, 25 दूनी 50। कितना आंसर आ गया सर? 500 आ गया। कितना आंसर आ गया? 500। ऑप्शन डी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में 4800 छात्र हैं, जिसमें 60% लड़कियां हैं। विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या क्या है? 4800 छात्र हैं, 60% लड़कियां, विद्यालय में लड़कों की संख्या बताओ। तो अगर 60% छात्र लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं सर? 40% है। बहुत सीधी सी बात है, 2 0 से 2 0। क्या करोगे? 0 4 8 32 का 2, 3 4 4 16 3 19, 1920 आ गया सर। खत्म, टाटा बाय बाय। आगे बढ़ें सर, आगे बढ़ेंगे। न्यूनतम जो 12 15 20 से भाज्य है एक पूर्ण वर्ग है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 20। आपके किसके पास? 15। 5 तो है, क्या नहीं है? 3। 12 गए। 12 को बताओ। 12 की अगर हम बात करें तो भैया 4 यहां है और 3 भी है, तो कितना आ गया एलसीएम? सीधी सीधी बात है, 60 आ गया। अब वो ये कह रहा है पूर्ण वर्ग हो। देखो 180 पूर्ण वर्ग नहीं होती, 1000 भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। 900 और 400, 60 से 400 कटेगा नहीं, नहीं कटना है तो क्या कटेगा? 900। तो ऐसे केस में आंसर होगा 900। ये इस तरीके से होता है, बाई ऑप्शन जाना होता है। जो भी ऑप्शन दिया गया है वो डिवाइड होना चाहिए, पूर्ण वर्ग का एक ही ऑप्शन होगा लेकिन। अच्छा ठीक है,
और न्यूनतम फिर मान लो 2 दे रखे हैं तो न्यूनतम देख लो, न्यूनतम कौन सा है। 400 कट नहीं रहा 600 से 60 से, अगर नहीं कटेगा तो फिर हम क्या करेंगे, 900 को लेंगे। वह छोटी छोटी संख्या जैसे 8 9 12 15 से भाग देने पर हमेशा एक शेष बचता है। 8 9 12 बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक तो नियम 9 का है। 9 का अगर हम देखें तो 2 ऑप्शन बन रहे हैं, बात नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हमने लिया एलसीएम 15, 15 के बाद में हम गए 8 के पास। क्या 8 का कोई लिंक है इससे? नहीं है, 8 सीधा सीधा। 9 का सर कोई लिंक है? आप कहेंगे 9 का 3 तो है, 1 3 नहीं है। 12 के पास गए, 4 भी है और 3 भी है, तो 15 120 और 12 तिया 36, 360। एक शेष बचा है तो 1 जोड़ दो, आंसर क्या आ गया 361, 361। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। एक मोबाइल मूल्य का 20% कमी हुई, फिर 10% वृद्धि हुई, मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। भाई देखो 20% की कमी माइनस 10% वृद्धि प्लस सक्सेसिव का है, प्लस माइनस माइनस, और 20% का कितना होगा 10% अपॉन में 100। अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, ये हो गया जी माइनस का 10%, माइनस का 10% और माइनस का 2%, तो माइनस का 12%। अब माइनस का मतलब क्या है, मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन, तो कमी है। हालांकि उसने पूछा नहीं है, अगर पूछता तो हम कमी का आंसर लगाते, उसने केवल परसेंटेज पूछा है परिवर्तन का, डिफरेंस का। ठीक है जी। अगला सवाल, एक रेडियो 300 रुपये में खरीदा गया, 307 में बेच दिया गया। अब 300 में खरीद के 330 में बेच दिया जाए तो 30 का लाभ हो गया। किस पर? 300 पर। इससे आसान सवाल क्या होगा तुम्हारे लिए भाई? 3 से कितने बार? 10, तो ये क्या हो गया 10%। ये क्या हो गया 10%, बोले तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। एक छाते का अंकित मूल्य 80 है, 68 रुपये में बेचा गया। 80 की वैल्यू 68 में बेची गई तो 12 की छूट दे दी गई। कितने पर? 80 पर। भाई छूट परसेंट पूछा है ना, तो 12 की छूट तो हुई 80 से 68। ठीक है, कितने गुणे में 100, तो 2 जीरो से 0, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, और 2 से कितने बार? 5 बार, और 5 दिया कितना हो गया 15%। कितना हो गया सर? 15%। बोले तो ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खम्भे को 12 सेकंड पार करती है, रेलगाड़ी की चाल बताओ। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति बताइए 18/5 किलोमीटर पर आवर। 18/5 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। ठीक है सर। अब यहां पर क्या होगा, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 5 दूनी 10 और 25 थी 75, तो 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। बोले तो ऑप्शन डी आ गया। डी सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 2 बेलनों की त्रिज्या 3 4 है, ऊंचाई 2 5 है। देखो रेडियस जो है वो 3 4 है और ऊंचाई जो है वो 2 5 है। उनके आयतन, अच्छा मुझे तो पता है वॉल्यूम निकालना है तो सीधी बात है R² H होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर बेलन दे रखा है, मान लो पहला बेलन है, दूसरा है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 निकालने, तो आप कहेंगे पाई R² R1 H1 रेशियो पाई R2 का स्क्वायर इंटू में H2, तो पाई से पाई कॉमन आ जाएगा, R1 का स्क्वायर H1 और R2 का स्क्वायर H2। इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो R² H पर आधारित है कहानी, तो आपको स्क्वायर करना होगा। अब यहां पर स्क्वायर करोगे 3 3 9, 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया सर, और 4 चौका 16 पंजे कितना हो गया 80। अगर मैं इसे काट दूं तो 9 क्या बन जाएगा 40, 9 40 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी जब अंकों का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। हालांकि रीजनिंग का क्वेश्चन है पर कोई बात नहीं है, इतना तो हम लोग रीजनिंग जानते ही कर देंगे। आ जाओ। ये कह रहा है 3 2 1 4 6 5 9 8 7। उसने कहा निम्नलिखित जब अंकों को आरोही क्रम, बेटा आरोही क्रम जानते हैं, आरोही शब्द छोटा है, अवरोही बड़ा होता है, तो आरोही छोटा मतलब छोटे से शुरुआत करनी है। बाकी इंग्लिश वाले तो अच्छे से जानते हैं, असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ। तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई 9 तक के अंक थे 1 से लेकर। अब देखो कौन कौन से सेम है। आप कहोगे सर सेम दिख रहे हैं, देखो एक तो ये दिख रहा है सेम, ठीक है, एक ये सेम दिख रहा है, और सर एक ये सेम दिख रहा है, तो कितने सेम है? ये कह रहा है व्यवस्थित किया जाए, ये कह रहा है अंकों की स्थिति वही रहेगी, तो वही रहेगी 2 की 4 की और 8 की, तो कितने हो गए सर 3 हो गए, तो इनमें से आंसर होगा 3। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है जी, आपका मैथ हो चुका है खत्म। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद साथियों, राधे राधे भाई सभी के लिए। स्टार्ट करते हैं बेटा 108 तरीके से स्टार्ट करते हैं इस कहानी को, और ये शानदार करने वाला है भाई। आ जाओ सभी।
तो आप सभी ये सॉल्यूशन के बारे में बता के जाएंगे सर ये कैसा आपको सॉल्यूशन लगा है। ठीक है, हमारी टीम कंप्लीट ये लगी हुई है सॉल्यूशन के लिए। जितने भी आपके मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं बहुत शानदार से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सजेशन आपका रहता है तो आप जरूर बताया करें। ठीक है, तो जैसे चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो ये हमारा पहला प्रश्न है और ये बच्चे बहुत समय से डिमांड कर रहे थे सर कुछ क्वेश्चन पुलिस व्यवस्था वाले लेके आओ, तो हम इसमें लेके आ गए तुम्हारे सामने। देखो भाई क्या बोला है, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरण में आपको पता चलता है, यानी बहुत ज्यादा ही अच्छे लेवल का अभियान चल रहा है किसमें भाई, आतंकी में। तो वहां पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है। आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक, केवल एकमात्र अभिभावक हैं और क्या हुआ है, दुर्बलता के स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। तो अब आपका एक्शन क्या रहना चाहिए, तो ध्यान रखना ऐसे टाइम पर जो हमारा एक्शन रहेगा हमेशा अपने देश के लिए रहेगा, हमेशा कुछ सिखाने के लिए रहेगा, कुछ हमारा ऐसा यहां से एक्शन रहने वाला है। तो बेटा कुछ हमारा यहां से ऐसा एक्शन रहने वाला है कि कभी भी ऐसा एक्शन ना हो जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए बेटा एक क्या वरदान साबित हमारा रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी आवाज गड़बड़ कर रही है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से रहना चाहिए। अभिभावक को संभालने की भाई बहन से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है ऑप्स नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों को दूरस्थ रूप से समन्वयित करना चाहिए। तीसरा है मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए। अब समाचार तो मिल गया, छुपा कह सकते हैं आप। पारिवारिक प्राथमिकता के लिए निपुण डिप्टी को वागडोर सौंपनी, यानी आप छोड़ के आ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं कर सकते, तो गलत हो जाएगा। तो ज्यादा बेटर आंसर क्या रहेगा कि आप अपने घर वालों पर ये रहेंगे कि हाँ हमारे भाई बहन है और वो उनकी सेवा पानी जो भी है वो करते रहेंगे। तो ज्यादा बेटर आंसर इसका ए है। और दूसरी बात ये बेटा पुलिस व्यवस्था वाले क्वेश्चन है, इन पर कोई ये नहीं कह सकता इसका आंसर ये है। जो विभाग मानेगा, जो डिपार्टमेंट ने माना होगा, जो कमीशन ने माना होगा, वही हम भी लगाना पड़ेगा हमें, चाहे हमारे अकॉर्डिंग, हमारी सोच के अकॉर्डिंग, हमारी थीम के अकॉर्डिंग आंसर कुछ लगाता हो, लेकिन हमें सामने वाले के अकॉर्डिंग, सामने वाले के जज करते हुए उसको आंसर देना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं देना है। पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय अब आप क्या करेंगे, क्या हो रहा है भाई, कोई पीड़िता है जो बलात्कार से क्या हो गई है, पीड़ित हैं, उनके साक्ष्य की जांच करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षण को स्थानांतरित करना चाहिए, यानी आप डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व ना होकर किसी भी ऐसी महिला को उसमें इंस्पेक्टर को लगा दें जो क्या हो, उसकी एक्सपर्ट हो। दूसरा है विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात करना चाहिए, एक तो ये ऑप्शन दे रखा है। बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी से, अब ये तो अपने आप में वैसे ही सही नहीं लग रहा हमें शब्द। अगला हमें दे रखा है नाम का उपयोग करते, यानी कोई अन्य नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए, तो ऐसा ये भी गलत लग रहा है। अब आंसर या तो बनेगा ए में से अभी प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना, यानी आप डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, और अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए, तो ये हमारा ज्यादा बेटर होने का आंसर है। तो करेक्ट आंसर डिपार्टमेंट में क्या माना है, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले पर बात करते हैं। 13 अप्रैल 1919 को आपको दिन पूछा है भाई, तो आप जानते हैं सबसे पहले कोड लगाते हैं 13 अप्रैल के बेटा क्या लगाते हैं 0, लास्ट टू डिजिट लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे 4 बार, 19 के लिए भाई 3 का कोड 0 आता है, डिवाइड बाई 7 करेंगे। 19 और 4 बेटा कितना हुआ 23, 7 से काटेंगे 2 मिलेगा रिमाइंडर, और 2 ये 15 का मीन्स 1, और 1 पर क्या आता है भाई रविवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या मिलेगा आपको, रविवार मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। किनको भाई, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उन्हें पड़ोस में एंट्री नहीं मिल रही है। अब आप क्या करेंगे, आपका एक्शन क्या होगा, तो हमारा एक एक्शन ऐसा होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि समाज को कुछ सिखाए, किसी को प्रेरित करे, समाज में एक सद्भावना कह सकते हैं, समानता वाली भावना पैदा करे, जिससे आने वाली जनरेशन को सीखे। कोई ऐसा एक्शन ना हो जिससे कि बहुत कठोर हो जाए, बहुत ही ऐसा अलग तरीके से हो जाए। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए।
यानी आप उनसे ही कराएं कि अपने ही आप लेके आओ, जो अच्छे लोग हैं उनके अकॉर्डिंग कराओ। अगला है भाई, शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजना को संदर्भित करना चाहिए। अरे भाई आप पुलिस अधिकारी हैं, आप कुछ करना चाहिए, तो इससे आप ट्रांसफर करने से कोई बात थोड़ी बन जाएगी शिकायत को। तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी समुदाय संवाद आयोजित करने चाहिए। कानून का उल्लंघन करने वाले हाउसिंग सोसाइटी के अवरुद्ध, ये भी नहीं है, तो ज्यादा बेटर आंसर हमें लग रहा है भाई सी ऑप्शन। तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए, यानी आपको ये सिखाना चाहिए कि कैसे हमें रहना है, किस तरीके से रहना है। तो ज्यादा बेटर आंसर क्या लगता है इसका? ऑप्शन नंबर सी लगता है। अगला, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में, जिले का है पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है? बेटा देखो, डीआईजी जो होता है ये कई जिले के ऊपर होता है, कई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर होता है। डीआईजी जिलों के ऊपर होता है, ठीक है, जिलों के ऊपर होता है। सर्कल ऑफिसर कई थाने के ऊपर होता है, कई थाने के ऊपर, ठीक है। और एसपी जो होता है पुलिस अधीक्षक, ये आपके बेटा जिले के ऊपर होता है। एसपी हर जिले में लगभग बैठते हैं, ठीक है। और एसएचओ जो होता है आपने देखा होगा ये एक थाने का मालिक होता है। सीओ जो होता है कई थाने का मालिक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होता है? एक थाने का जो मालिक है वो क्या होता है? डी ऑप्शन आएगा, एसएचओ, जिसे हम कहते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर एंड अधिकारी। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपको निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? कि आप कोई भी कानून है उसे लागू करना चाहते हैं, आप अधिकारी हैं, तो आपके लिए क्या चीजें प्रेरित करने वाली होंगी, किन चीजों पर ध्यान देंगे आप? व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना, भले ही वे स्थापित नियमों से विपरीत हों। जहां बेटा बात आ रही है व्यक्तिगत, इसकी तो कोई बात ही नहीं, गलत है ये। स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना। अगला है, अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन, यानी आंख बंद करके काम करना। ये तो बेटा गलत ही हो जाएगा, यानी हर जगह की अपनी अलग सिचुएशन होती है, हम किसी भी चीज का आंख बंद करके पालन नहीं कर सकते। व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अचरा कड़ाई से पालन, भाई देखो कड़ाई से पालन करना अपने आप में गलत, नेगेटिव हो जाता है। आप अधिकारी हैं तो आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे कि काम भी हो जाए और कोई दिक्कत भी ना आए, ज्यादा बेटर ही है। स्थिति के लिए समानुभूति, समान इक्वलिटी के साथ, विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना, ये बात ज्यादा बेटर है। माँ का बेटा बच्चे से रिलेशन है, तो माँ बेटा जन्म देती है बच्चे को, ठीक है। बादल क्या है भाई? मौसम को। घोष को बारिश, बारिश हो जाएगा, रेन इसका करेक्ट आंसर। अगला है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। जो धार्मिक रीति रिवाज है वहां पर क्या हो रहा है? महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा रखी है, जबकि उनका क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखा है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है? कुछ लोगों ने वहां पर कुछ लगा दिया। आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। ये काम आप पुलिस अधिकारी होकर नहीं कर सकते। अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए। आरोप लगाने की धमकी, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, ये भी गलत है भाई। छुट्टियां लेकर स्थिति से, हाँ ये भी आप कर सकते हैं कि छुट्टी लेके आप घर ही चले जाओ, देखेंगे बाद में आकर के, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यदि आवश्यकता हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। ज्यादा बेटर आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। श्याम उत्तर में भाई 7 चलता है, ठीक है जी। शाम गया बेटा, उत्तर में कितना गया? 7 गया। दाएं उड़ता है, 3 कवर करता है, फिर से दाएं लेता है, 7 कवर करता है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, केवल दिशा का नाम बताना है, तो भाई ईस्ट में है। वो कहां पर है? वो ईस्ट में। श्याम वॉक 7 टुवर्ड्स द नॉर्थ, देन ही टर्न हिज राइट एंड वॉक 3, ही टर्न हिज राइट एंड 7, ठीक है भाई। अगला दे रखा है, फाइंड ऑड वन आउट, इनमें से सब में से अलग बताना है तुम्हें। तोड़फोड़ किसी भी सामान की किसी जगह की जाती है, दुख इंसान को मिलता है, उत्पीड़न इंसान के साथ होता है, परेशान भी इंसान होता है, तो इसमें हमें अलग बताना था, तो अलग क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलग। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है 4:10 बजे पर, घंटे की सुई कितना घूम गई होगी? बेटा आवर हैंड जो होती है वो 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे का मीन 60 मिनट में, 60 मिनट के अंदर कोण बनाती है 30 डिग्री का,
ठीक है ना। और 1 घंटे में वो 60 मिनट तो 1 ही घंटा हुआ ना, 30 डिग्री बनाएगी, लेकिन बोला है 4 घंटे में, तो इंटू 4 इधर करेंगे और इंटू 4 इधर, तो कितना हो गया भाई 120 डिग्री बन गया। ये कितने में बन गया? ये तो 4 घंटे में। अब 10 मिनट में, 1 मिनट में जो बनाती है वो कोण आधा डिग्री बनाती है, और 10 मिनट में कितना बनाएगी? तो 10 मिनट में बनाएगी बेटा 10 का आधा, यानी 5 डिग्री, और 110 120 ही और 5 125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। ये सुरेश हैं, सुरेश की कोई सिस्टर हैं, और ये कौन है? राम की पत्नी है। राम की ये पत्नी है, राम इनका हस्बैंड है। राम रानी का भाई है, जो राम है ये रानी का भाई है, तो रानी यहां पर, और इसका ये भाई है राम। राम के पिता मधुर हैं। अब राम और रानी दोनों के पिता हो जाएंगे मधुर, नाम भी कितना मधुर है। शीतल राम की दादी हैं। अब राम की दादी हैं तो और ऊपर चली जाएंगी शीतल, वहां तक जाने की जरूरत नहीं। रेमा शीतल की बहू है। अब शीतल की बहू है, शीतल यहाँ आने वाली है। रेमा तो रेमा आएगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसकी पत्नी बना दिया इसलिए। रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित रानी के भाई का बेटा है रोहित। अब आप में से कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर आपको कैसे पता, और भी भाई हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास होता है फैमिली ट्री कंप्लीट बन जाए, कम चीजें हों सब कुछ आ जाए, इसलिए। रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित सुरेश से, सुरेश ये रहा रोहित, भाई इसकी सिस्टर का ही तो पुत्र हुआ, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनका ये पुत्र है, तो इसका कौन हुआ? भांजा ही तो हुआ। कौन हुआ इसका? ये भांजा। सुरेश से, सुरेश क्या बोलेगा इसे? भांजा ही बोलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रयास हमें ये करना होता है कम व्यक्ति हो, सब के सब बैठ जाएं, तो इस तरीके से इसको बनाना होता है, और उसी तरीके से बनाया गया है इसको। कौन सा बहन आ रहा है कि भारत, गुजरात और भाई साहब सूरत। आप जानते हैं सूरत कहां पड़ता है बेटे? गुजरात के अंदर। और गुजरात कहां आता है? भारत के अंदर। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तीनों में ऑल का कनेक्शन है। यहां पर आपसे पूछा है कि संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है। 7 है कहां पर भाई? यहां पर है, ट्रायंगल के अंदर भी है, सर्किल के अंदर भी है। सर्किल में विवाहित जनसंख्या है, ट्रायंगल में अस्पताल में नर्सें हैं। विवाहित अस्पताल में नर्सें देख लो भाई, अस्पताल में विवाहित नर्सें, ऑप्शन नंबर सी। विवाहित प्रशिक्षित नर्सें, ये तो नहीं है। अगला है अविवाहित, अविवाहित भी नहीं कह सकते हम। अगला है हमारा प्रशिक्षित नर्सें, ये भी तो राइट आंसर क्या आएगा? मैरिड नर्स इन द हॉस्पिटल। मैरिड नर्स ट्रायंगल में आ गई भाई साहब। मैरिड तो आ गए तुम्हारे किस में? सर्किल में। और ट्रायंगल में क्या आ गई? नर्स इन हॉस्पिटल। मैरिड नर्स इन हॉस्पिटल, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है भाई, क्या दे रखा है देख लेते हैं। दिए गए में कौन सा उपयोग करके बनाया जा सकता है? तो MANTLE, तो क्या इसमें कहीं L है? ना सर, तो L वाला तो नहीं बनेगा। क्या इसमें कहीं भी I है? नहीं बनेगा सर। क्या इसमें डबल S है? भाई एक ही S है। इसे देखो R है सर, है। E है सर, देखो भाई पहले R है सर, है ये रहा। E है ये रहा, और T है बिल्कुल सर, U है बिल्कुल है सर, N है N भी है सर, E है E दोबारा से, हाँ सर E है, और S है, जी हाँ। तो करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है इसका? कंप्लीट। ऑप्शन नंबर सी बन रहा है इसका कंप्लीट। एक पंक्ति में मेहर का बाएं से 17वां स्थान है, दाएं से 19वां। 17 और 19 जोड़ते हैं, एक व्यक्ति होता है तो एक माइनस भी करते हैं, क्योंकि व्यक्ति एक काउंटिंग 2 बार हो जाती है। तो 17 यानी 19 यानी 35। क्या हो रहा है भाई इसमें आवाज में? तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनेगा कितना बनेगा? 36 में से एक आप क्या कर देंगे? 35 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 9 6 एक कम कर दे, 35 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। उसे कुछ विवरण दिए गए हैं। कोड अंक 5 से शुरू होता है, तो स्टार्टिंग में क्या आने वाला है भाई? 5 आने वाला है। और कोड 987 पर समाप्त होता है, 987 पर फिनिश होता है। ठीक है सर, लास्ट में हो गया। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है। दूसरा जो अंक है पहले और 3 का योग है, यानी 8 हो जाएगा। 5 और 3 8। पहला 5 है, एक 3 है, उसका सम है दूसरा अंक, तो 8 आ जाएगा। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, तीसरा अंक दूसरे का आधा है, तो ये बेटा 4 हो जाएगा। तो अब देख लो क्या कोड बना? 58 49 87। 58 49 87, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये कोड आपको बताना था किस तरीके से बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
इसको बेटा इधर फोल्ड करना है, ये ट्रांसपेरेंट कागज दे रखा है पारदर्शी, तो ये सर्किल बेटा यहां आ जाएगा और ये ट्रायंगल आपका इधर आ जाएगा इस तरीके से फेस करके। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है सर, ये ठीक है, हाँ ए तो बनना है हमारा, ए बनने लायक लग रहा है। अच्छा इसका फेस देखा तो ऊपर चला गया, गलत है सर, ये डाउन है लेकिन इसका फेस इधर चला गया, गलत है सर। अच्छा जी ना जी ना, फेस चेंज होगा इधर की तरफ, इसका फेस इधर पहुंच जाएगा भाई, ये लाइन ऐसे और ये फेस ऐसे आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा और राइट आंसर क्या बन जाएगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर सी, और सी का मीन्स हो जाएगा सी, यानी सी भी दे रखा है यहाँ भी थर्ड नंबर है, क्या हो जाएगा भाई इसका थर्ड ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, राइट आंसर ये बन जाएगा क्योंकि फेस चेंज होगा इसका, और फेस चेंज होगा तो क्या बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ए बी की बहन है, ठीक है जी, ए को बना दो बी की बहन, तो बी की बेटा ये बहन बन जाती है। सी बी की माता है, सी कौन है भाई, बी की माता है। डी सी का पिता है, डी कौन है भाई, सी का पिता है डी। ई डी की माता है, वहां तो जाने की जरूरत नहीं, ए का डी से डी की पुत्री है तो पोती आ जाएगा इसका राइट आंसर ग्रैंड डॉटर, डी से बोला है ना, ठीक है, तो पोती इसका राइट आंसर आ जाएगा, ग्रैंड डॉटर करेक्ट आंसर है। इंग्लिश में सही है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, सी इज द मदर ऑफ बी, डी इज द फादर ऑफ सी, ई इज द मदर ऑफ डी, हाउ इज ए रेटेड टू डी, ठीक है। यहां पर पूछा है दर्पण, क्या बोला भाई दर्पण छवि, तो पहले सर आई आएगा, सभी में एच आएगा, अब इधर 6 जो आएगा ऐसे करके आएगा, तो ये वाला तो हमारा गलत ही हो गया भाई, ये वाला भी गलत हो गया, अब रह गए ये दोनों। इनमें क्यू की डायरेक्शन देखो, इसका इधर जा रहा है तो इधर जाएगा, यानी ये वाला केस सेम नहीं बनेगा इसका, तो सेम नहीं बनेगा तो कौन सा बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ये बनेगा। अच्छा और देख लेते हैं, ए हमारा करेक्ट है, 4 भी हमारा करेक्ट है, ठीक है, भी दे रखा है, चलो भाई। अब देखो भाई यहां बताना है फाइंड ऑड वन आउट, पांचों में से 4 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, तो हमें जो छांटना है वो अलग वाला छांटना है, अलग कौन सा रखा है। देखो भाई इसका फेस डाउन है, इसका अप है, इसका लेफ्ट है, इसका राइट है, अप है, लेफ्ट है और ये डाउन है और ये राइट है, लेफ्ट है, ये अप है और ये भी अप है और ये डाउन है, दो का फेस सेम आ गया भाई साहब। बाकी सब में 4 दिशाओं फेस दे रखा है, केवल तीसरे वाले में फेस एक ही डायरेक्शन में 2 दे रखे हैं इसलिए अलग है। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट 2 गुनी होती है, यदि टोकरी 1 घंटे में भर जाती है, यानी 60 मिनट में टोकरी हो गई भाई साहब फुल, तो इसने बोला है कि 60 मिनट में फुल हो जाती है, तो हर अगले मिनट में डबल होती है, तो 59 मिनट पे आधी रही होगी, और यही पूछा है एक टोकरी 1 घंटे में भर जाती है तो टोकरी कब आधी रही होगी, उससे 1 मिनट पहले ही रही होगी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये तुम्हारा, और ये पूछा गया है यूपी कांस्टेबल में पूछा गया बेटा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला भाई तुम्हें दे रखा है कि इनमें भाई ऑर्डर में लगाइए इसे, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक सही क्रम होना चाहिए। तो सबसे पहले भाई दिन निकलेगा, 3 आ गया सर, अब दिन निकल आया तो काम पर जाओगे आप, 3 के बाद 5 आएगा सर, सब में दे रखा है इसको छोड़ के। अब आप काम पर जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, थकान होगी, क्या होगा 3 5 बना जाएगा। अब पहले नींद आएगी या पहले रात होगी, तो बेटा पहले रात होगी, ध्यान रखना, फिर उसके बाद नींद आती है, ऐसा नहीं होता कि नींद आने लगी फिर रात हो जाए। 3 5 1 2 4 करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है, पहले रात होगी फिर नींद आती है, ठीक है, उस तरीके से। अगला क्वेश्चन है भाई देखो 63, और इनटू का अर्थ क्या दे रखा है, घटाव, -24, और प्लस का अर्थ है भाग 8, और डिवाइड का अर्थ है गुणा 4, और बेटा प्लस का अर्थ दे रखा है भाग फिर से 2, और माइनस का अर्थ दे रखा है जोड़ना यानी 3। सॉल्व करो वही से, तो यहां तुम्हें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और यहां कितना मिलेगा भाई तुम्हें 2 मिलेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो पूरा तुम्हें मिलेगा माइनस का 6, माइनस का 6 है, प्लस का 3 है, तो ओवरऑल माइनस का 3 हुआ, 63 में से 3 गए तो बेटा 60 आएगा। सॉल्व कर लिया होगा आपने, ये तो आसान था। अब देखो यहां पर बोला गया है 4 विकल्प में से दी गई आकृति x की सही दर्पण छवि क्या है। अब दर्पण छवि की बात कर रहा है, तो दर्पण या तो राइट में या लेफ्ट में, न दे रखा हो तो राइट में लगाते हैं हम, तो फेस तो सीधा ही रहेगा, तो अपॉन में थोड़ी जाएगा। अब ये एरो आपका इस तरीके से बनेगा, तो आप ये तो गलत है, तो ज्यादा बेटर आंसर कौन सा बनता है, 4th वाला। अब देखो पति परिवार और पत्नी, बेटा देखो पति और पत्नी परिवार का ही तो पार्ट है, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा। पति पत्नी दोनों अलग अलग होते हैं। देखो भाई 8 है फिर 23 है, तो आपने उड़ा दिया होगा, मुझे पता है, ये तो आपने हवा में ही उड़ा दिया होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है 15 का डिफरेंस है, +15, यहां देखा तो यहां +15, यहां देखा तो भी +15 है, और यहां देखा तो +15 है, आगे देखा तो +15 है, 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया,
83 बन जाएगा। ठीक है। शेर आप जानते हैं लायन कहाँ रहता है, डेन में यानी माद में रहता है। तो खरगोश कहाँ रहता है, खाई में थोड़ी रहेगा ना, गड्ढे में रहेगा। और ये रहेगा तो बेटा बिल में रहता है। ठीक है ना, बिल होता है इसका, उसे क्या बोलते हैं, बोरो। देखो भाई यहां पर क्या हो रहा है, प्लस का 1, पी से क्यू +1, एम से एन, एन से ओ, जी से बेटा एच आएगा, टी से यू आएगा, पी से क्यू आएगा, जी ये तो गलत है, एच यू क्यू एम। करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिन्हें आप हवा में उड़ाएंगे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको लगेगा कि ये सही है या ये वाला सही है। अब इसी से आपको समझना है सारी चीजों को। ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, जो बच्चे पढ़े होंगे अच्छे तरीके से क्लासों में, उन्हें आपको कराया गया था कि अगर ऐसा प्रश्न कभी भी आता है तो इसका आंसर सेकंड में लगाते हैं सर 3 है। लेकिन अगर लाइन दो तरफ से हो तो ये ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। ये क्या बन जाता है, हमारी ट्रिक होती है। अगर एक एक लाइन दो साइड से हो ट्रायंगल में तो ट्रिक ये होती है, लाइन अगर एक है तो 2 का क्यूब करते हैं, इसका आंसर 8 होता है। कॉन्सेप्ट भी सिखा रखा है, 8 कहां से आया है, बाकी ये ट्रिक से 8 बन गया। अब इतना तो इसमें कॉमन ही है ना, जितना मैंने बना दिया ये वाला पार्ट तो कॉमन है ही है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। इससे अलग लाइन से जो बन रहे हैं उन्हें काउंट कर लो। तो ये लाइन यहां एक्स्ट्रा की गई है, तो इस लाइन ने एक तो ये बना दिया, इस लाइन ने एक ये बना दिया, 2 बना दिए भाई। और इस लाइन ने एक बेटा यहां से यहां बना दिया 3, और इस लाइन ने एक यहां बना दिया, इनसे अलग कोई नहीं बना। तो 4 और बना दिए, तो 8 और 4 बेटा कितना हो जाएगा, 12 इसका करेक्टली आंसर बन जाएगा। कितना आंसर है इसका, 12 आंसर है। बट बाकी मैं आपको बता देता हूं, काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर आपको ट्रिक बता रखी है बहुत शानदार तरीके से। अगर मान लो 2 लाइन इधर से आती हैं और 2 लाइन मान लो इधर से आती हैं, तो जितने इसके भाग होते हैं 3 पार्ट हो गए, 3 का क्यूब करके 27 आंसर लगा देते हैं। अगर मान लो 3 लाइन इधर से 3 इधर से, तो 4 का क्यूब करते हैं, इसके पार्ट का क्यूब करते हैं। तो आपने क्लासेस के अंदर समझा होगा, आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया गया होगा। ठीक है। तो इसका आंसर कितना है, 12 है। यहां पूछा है कौन सा बनाया नहीं जा सकता, अभी पूछा था कौन सा बनाया जा सकता है। तो ऐसा लेटर ढूंढो जो इसके अंदर ना हो और ऑप्शनों में हो। सर ओ है, आर है, बिल्कुल है, ए है इनमें सभी में, जी हाँ है। तो टी भी दे रखा है, आई भी दे रखा है, MIND ये भी होगा, MINST। स्टेशन STATION, एस है, टी है, ए है, TION है, MIND है सर, MI हाँ, D भी है। मिनिस्टर में डबल M, देखो भाई प्रत्येक मिल रहा है मुझे, तो यहां पर RATION रेशन, ये तो है ही कंप्लीट पूरा। STATION, तो STATION ये भी है, MIND, MIN और D भी है। तो ऑप्शन हमारा BCD तो सेम है, MINIST, और यहां इनमें कहीं भी E नहीं है। कौन नहीं भाई, E। तो राइट आंसर क्या बना हमारा, ऑप्शन नंबर ए बन गया इसका करेक्ट आंसर। क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण कर देना चाहिए? अब ये तर्क है, और कहीं अगर बात आती है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट की तो वहां ध्यान रखना, ओनली शब्द, कहीं पैसे की बात आती है, खर्चे की बात आती है, कहीं कंपेरिजन की बात आती है तो ये बीग बना देते हैं। सभी बात आ जाए, हमेशा शब्द आ जाए, ये हमेशा बीग बनाते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो क्लास में हमने आपको बहुत शानदार तरीके से लिखवा रखा है कि कौन कौन से कीवर्ड से कोई भी तर्क कमजोर बन जाता है। जहां बात समाज की हो, सभी की बात हो, वो चीजें क्या रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं, और उन पर हमें ध्यान देना होता है। तो इसने क्या है कि सभी को क्या कर देना चाहिए भाई साहब, कंप्यूटरीकरण, यानी कंप्यूटर हर जगह क्या हो, हर चीज ऑनलाइन इस तरीके से मान लो एक तरीके से। हाँ, इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी, तो बात तो अपने आप में सही है भाई, दम है इस बात में तो नहीं। यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में हम कम उपयोग हो रहा है। तो भाई ये वाली बात अपने आप में गलत साबित हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज प्रोग्रेस की तरफ है, वो पॉजिटिव लिया जाता है, इस चीज को नेगेटिव नहीं लेंगे। नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की, अब देखो भाई यहाँ धन की बात आ गई, जहां खर्चे की बात आए, यहाँ लागत की बात है, वो नेगेटिव होता है। कोई भी चीज आप लागू करेंगे, किसी चीज को बढ़ाएंगे तो पैसा तो खर्च होगा ही ना, तो इससे नेगेटिव बन जाता है, गलत है ये। ठीक है। हाँ, जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे, यहां कंपेरिजन की बात आ गई, ये भी गलत है। तो कंपेरिजन भी नहीं कर सकते आप, पैसे की बात नहीं कर सकते, तो राइट आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट स्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 38 से लेके 40 तक दे रखा है, तो हमें किसका दे रखा है भाई, ये डिसीजन मेकिंग का है, शानदार सा प्रश्न है।
अब 65% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर या एमसी होना चाहिए। चयन परीक्षा में 55% और साक्षात्कार में 40%। आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 2005 तक पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। मोदी जो है 1998 में 22 साल के हैं, 2005 में कितने के हो जाएंगे? 22 और 29 के। तो एज तो बेटा क्लियर है। 70% अंकों के साथ एमसीए किया है, तो एमसीए कितना है भाई? एमसीए 70 यानी 65 है, तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर है हमारा। उन्होंने साक्षात्कार में 55% 50 है, ये भी क्लियर है। परीक्षा में भी ये भी क्लियर है। वह 1999 प्रोग्राम के रूप में आईआईटी कंपनी में शामिल हुआ है। दिसंबर 2000 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में 1 2 3 4 कंडीशन हमारी डायरेक्टली फॉलो हो रही हैं। 65% भी है, ये भी क्लियर हो रहा है, ये भी क्लियर है और एज भी क्लियर है। अब रह क्या गया भाई साहब? इसका रह गया, सीधा सीधा कर दो भाई। उम्मीदवार का चयन नहीं, ये नहीं गलत होगा। यदि मामला नहीं, उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आएगा। संजय 75% अंकों के साथ सिविल इंजीनियर है। क्या कौन सा इंजीनियर है? सिविल। पहले ये देखो सिविल के बारे में कोई चर्चा की गई है क्या? चर्चा की गई है सिविल इंजीनियर के बारे में। 65% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर या एमसीए, और इसका जो सब पार्ट है सिविल इंजीनियर का है। 70% अंकों के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, नाजीना। अब इतना नहीं कर सकते, सिविल इंजीनियर है। सिविल है तो भाई साहब इसमें क्या है? ये वाली बात नहीं बनेगी। उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसका चयन नहीं होगा भाई, ठीक है। विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर 2003 में 22 वर्ष का है। 2003-22 का है तो 5 में कितने का? 24 का। तो एज तो ठीक है भाई, एज तो ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियर है, ये भी ठीक है। अंतिम परीक्षा में 72% लेके आया है, तो एक ही बात हो गई, 2 बार टिक नहीं लगा सकते, एक बार उत्तीर्ण हुआ। उसने चयन परीक्षा में 70%, साक्षात्कार में 48। साक्षात्कार कितना था? 40 था। कितना था? साक्षात्कार 40 है। चयन भी ठीक है, ये भी ठीक है, एज भी ठीक है, और कंप्यूटर इंजीनियर में 65% उससे 70 लेके आया। सब क्लियर है भाई, इसका तो सब कुछ क्लियर है। कंप्यूटर इंजीनियर भी है, 72% अंक भी हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई? कोई डाटा 4 पॉइंट है ना, चारों क्लियर हैं। एज भी क्लियर है और ये भी क्लियर, कोई रह तो नहीं गया है। एज भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। 65% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर है। 7 पर 70 है, 72 है, तो अपने आप ही ठीक है। 50% 40, भाई सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ क्लियर है, एज भी क्लियर है, सब कुछ किसकी क्लियर हो जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या लगेगा? उम्मीदवार का चयन किया जाना है, राइट आंसर डी ऑप्शन। वर्णमाला अनुक्रम के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सा विकल्प एन और टी के ठीक बीच में आने वाला है? तो 2 तरीके, एक तो ये मैथ वाला तरीके से कर सकते हो, एवरेज निकाल दो। एन यानी 14, टी का मीन्स 20, दोनों को जोड़ो। 14 और 20 34 का आधा कर दो, 17 यानी क्यू आएगा। या आप वो नंबर ढूंढ सकते हो, अपने तरह से करना चाहो कि इसमें कितना जोड़ें कि उसी नंबर को इसमें से घटाएं तो आ जाइए, तो भी हमारा क्या आएगा भाई? क्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोण को आप सभी जानते हैं किसमें मापते हैं भाई? रेडियन में। तो दाब को बेटा किसमें नहीं, इसका हम कह सकते हैं क्या होता है? ऐसा ही मात्रक होता है ये। तो दाब का मात्रक न्यूटन नहीं होता, टेस्ला नहीं होता, पास्कल होता है। पास्कल। क्लियर है? अगला की बात करते हैं। हॉकी को भाई किससे खेलते हैं? स्टिक से। क्रिकेट को किससे खेलते हैं? स्टेडियम से। ना जी ना, बैट्समैन बल्लेबाज थोड़ी, बल्ले से। बल्ला आएगा, बल्लेबाज थोड़ी आएगा। करेक्ट आंसर इसका ये आ जाएगा। आगे है पी और क्यू बहने हैं। पी और क्यू दोनों कौन हो गई? बहन है। क्यू का विवाह आर से हुआ है। क्यू का विवाह हुआ है भाई आर से, तो इन दोनों की हो जाती है शादी। एस आर का पति है, जो सॉरी पिता। एस आर का पिता है। आर का पिता है कौन? एस। टी एस की पत्नी है, तो टी हो जाती है इनकी पत्नी। यू एस की बेटी है। यू कौन है? एस की बेटी। एस की बेटी है यू, तो यहां पर आएंगी। यू क्यू से। क्यू से भाई ये तो ननद और भौजाई का रिलेशन हो गया, भाभी का। तो सिस्टर इन लॉ जहां भी आए वहीं लगा देना, दोनों तरफ से सेम ही होता है ना, ठीक है। सिस्टर इन लॉ यानी ननद का रिलेशन बन जाएगा। दिसंबर 2025 माह के किन तारीख को मंगलवार होगा? तो हमें क्या करना है? 1 दिसंबर को दिन निकाल लो। 1 दिसंबर 2025 को दिन निकालो। 1 दिसंबर के लिए बेटा कोड 6, लास्ट 2 डिजिट 4 से बेटा भाग लगाओ इसको कितनी बार? 6 बार। 20 के लिए कोड कितना आता है? 6 डिवाइड बाई 7। अब यहां जो आएगा वो हमारे दिन आ जाएगा। यहां पर 6 और 1 7 कट गया। 25 को काटेंगे बेटा, 4 रह जाएगा। 6 और 4 10 हो जाएगा।
10 के बाद 10 और 6 16 यानी 2 बनेगा। 2 का मीन्स क्या आएगा भाई, मंडे आ जाएगा। तो यहां पर 1 तारीख को मंडे है, अब 1 को मंडे है तो बेटा कितने को होगा, 1 तारीख को मंडे आएगा भाई। 1 तारीख को क्या आया, मंडे आया। तो 2 तारीख को क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। 2 को है, 9 को है, 16 को, 23 को, 30 को। करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। लिली, सनफ्लावर, वाटरमेलन, लोटस। भाई ये तीनों के तीनों क्या हैं, फल के नाम, सॉरी फूल के नाम है। और ये क्या है तुम्हारा, तरबूज फल है। तो ये हमारा अलग हो जाएगा। 12:48 पर दोनों के बीच में कोण कितना होगा भाई, 12:48। आप सभी जानते हैं ये तो हमारा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। ट्रिकी क्या होती है भाई, इसके लिए ट्रिक क्या है, जब रेशियो हमारा 1 और 4 का होता है तो मिनट का डबल करते हैं। तो मिनट का डबल कितना होता है भाई, मिनट कितने दे रखे हैं इसमें, तो मिनट दे रखे हैं 48। 48 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 96। और 96 देखो ऑप्शन में नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। 360 में से 96 घटा दो तो कितना आएगा, 264 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 264 हमारा करेक्टली आंसर आ जाएगा। कहां दे रखा है 264, ये ऑप्शन में, समझ गए। 264 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ट्रिकी क्वेश्चन था ये था। अब देखो अगला दे रखा है तुम्हें GUIDE, इसका कोड है भाई YKMI और H। अब इसमें दे रखा है RAISE, इसका कोड क्या होगा, तो देख लेते हैं भाई क्या लॉजिक लगा हुआ है इसमें। तो आप चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं या इधर से भी कर लो भाई। G का T होता है +5, U का कितना होता है भाई, F +5 कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं अपोजिट करके, प्लस का 5 हो रहा है। E का भी नहीं, वहां नहीं हो रहा लास्ट में। G का T करके +5 कर सकते हैं। U का हम K करके, U का क्या आएगा, F +5 कर देंगे। R का I माइनस का 5 हो जाएगा। फिर D का W, देखो अगर मैं इसमें डिफरेंस ही देखता हूं, U से K, हाँ डिफरेंस भी हो जाएगा। I से M 4 का अंतर है, D से 5 का अंतर है, E से 3 का अंतर है, प्लस का 3। अच्छा पहले और आखिरी माइनस का 5, प्लस का तुम्हारा 7, माइनस का 5। देखो बेटा, तो यहां पर हम इसे 2 तरीके से करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिख दो इसे YKMI और H। अगर मैं इसे क्रॉस करने का प्रयास करूं, ज्यादा बेटर बनेगा ना, क्रॉस ही कर लो। देखो भाई यहां पर आप क्या करेंगे, प्लस का 4, G से K प्लस का 4, E से I प्लस का 4, D से H प्लस का 4, ठीक है। I से है ये +4, A से बेटा कितना आएगा, D नहीं, +4 करेंगे तो E आएगा ना। R से कितना करेंगे भाई, प्लस का 4, दोनों में क्या हो रहा है भाई, प्लस का 4, 18। और ये कितना हुआ, E के बाद में B देखना है ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ये भी गलत है सर, ये भी गलत है, ये सही होने के चांस है। E से कितना आएगा, I आएगा, S से कितना आएगा, W आएगा। अरे A क्यों लगा दिया मैंने, B लगेगा ना। W आएगा तुम्हारा, I से कितना आएगा भाई, M आएगा। करेक्ट आंसर हमारा EBMIW, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B। चलो अच्छा था। अब देखो इसको देख लेते हैं। इसका फेस बेटा ऊपर है तो एरो का फेस नीचे आएगा और डाउन में होना चाहिए फेस, ये तो गलत है, यहाँ है ही नहीं ये। इसका फेस क्या है भाई, ऊपर दे रखा है, सर्किल भी दे रखा है और इधर से ये भी दे रखा है। करेक्ट आंसर क्या बन जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर D। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को हरे रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। 12 बड़ा घन, छोटा n, तो n का मान कितना आ गया भाई, 6 आ गया। n का मान कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई बेटा 6। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके केवल एक सतह रंगी हो। बेटा एक सतह के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 6n-2 का स्क्वायर। तो 6 यहां रखेंगे, n का मान भी 6 है, -2 करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आएगा, यहाँ 16 आएगा अंदर, 16 यानी 96 हो जाएगा।
तो एक सरफेस के लिए आंसर क्या लगाते हैं हमारा, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो दोस्तों आप सभी ने सॉल्यूशन देख लिया होगा। यदि आप चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन की प्रक्रिया हमारी जारी रहे, आपके एग्जाम तक रहे, तो जो हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही है विद सॉल्यूशन, तो आप सभी का एक फर्ज बनता है कि आप सभी सबसे पहले अपना स्कोर कमेंट करें और उसके साथ साथ कोई आपका सजेशन हो उसे भी आप कमेंट करें। जय हिंद।